गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो थोड़ा लेट हो गया, माफ़ी चाहती हूँ। तो समझ में आ रहा है आप सब लोगों को। कई बच्चों के कमेंट्स आए, मैम आप जल्दी से हमें तद्भव तत्सम पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द है या युग्म शब्द हैं, और भी बहुत सारे जो वीडियो रह गए हैं व्याकरण के वो करवा दीजिए। तो मेरी कोशिश यही है कि अब मैं आपको जो इतना समय नहीं है और मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगी। तो चलिए शुरू करें। मेरी ये जो मैंने दोनों तीनों बुक्स दे रखे हैं, इनसे और ऐसे कई 2-4 बुक्स हैं, उनसे बहुत अच्छा सा कलेक्शन करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करें। मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आप देखता, और जो मैंने नहीं लिखवाया है इसमें वो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, वो भी आप नोट करते जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और साथ में पर्यायवाची शब्द, और हल्का फुल्का मैं आपको ये शुद्ध अशुद्ध शब्द भी बता दूंगी, ठीक है। तो तीनों चारों का मिक्सअप रहेगा, और ऐसा ना समझिए कि ये 3-4 टॉपिक ही है, ये 7-8 टॉपिक हो जाएंगे आपके, और इसमें से 4-5 प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। शब्द विचार, इस टॉपिक का नाम है शब्द विचार। शब्द की उत्पत्ति या स्रोत जिसे हम कह सकते हैं, या बनावट, प्रयोग या अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए जा सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है कि शब्द की उत्पत्ति या स्रोत या रचना या बनावट, है ना, प्रयोग या अर्थ के आधार पर कितने प्रकार से इनके भेद किए जा सकते हैं। तो मैं ये कहूँ कि उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पर हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे, और इन्हीं में एक प्रकार आएगा हमारा तद्भव तत्सम, और फिर देशज विदेशी ये आ जाएगा, ठीक है। एक खाका बना के मैं पढ़ाती हूँ आपको कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये मैंने लिख दिए हैं, देखो, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, ये मैंने लिख रखे हैं। तो ये सारा पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ये देखिए मैंने नोट करके, ये देखिए, पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। 4 प्रकार से तो हम पढ़ेंगे शब्द, क्लियर। फिर हम इसमें भी एकार्थी, अनेकार्थी, ये जो मैंने यहाँ लगाए हैं, ये देखिए, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, युग्म शब्द, और जो समान रूप से उच्चारित होते हैं, जिनकी ध्वनि सेम होती है ना, वो वाले, ठीक है। ये देखिए, आप देखिए, 2 चीज़ होती है, एक तो समान ध्वनि वाले होते हैं और एक समान लगने वाले होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। और एक होता है अनेकार्थी, जैसे उनको हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, सिनोनिम्स टाइप से होते हैं जो। तो चलिए शुरू करें इनकी परिभाषा। देखिए, शब्द की परिभाषा है, शब्द क्या चीज़ है, वर्णों से बनने वाले, है ना, छोटे छोटे वर्णों से बनेगा। अच्छा, वर्ण का भी सार्थक अर्थ होता है। अगर पूछा जाए कि लघुतम इकाई, तो वो होगा ध्वनि, ठीक है, उच्चरित वाली, है ना। और एक होती है मौखिक वाली, लिखित में तो हम बोलते हैं इनको अक्षर बोलते हैं, और उच्चरित में हम ध्वनि बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। वर्ण में हमारे व्यंजन और स्वर दोनों ही आ जाते हैं, जिनमें व्यंजन में व्यंजन और वर्ण एक साथ दिया हुआ रहता है, वो कहलाता है वर्ण, है ना। जैसे एक हल्का सा उदाहरण दे दूं मैं आपको, जैसे ये लिख दिया मैंने, ये क्या है, स्वर है। और आपने देखा होगा ना, ये अगर मैं इसके यहाँ हलंत लगा दूं, ये देखना आप एक बार, क्या है ये बन गया क, यानी वर्ण। वर्ण में क्या क्या मिला है मैंने, व्यंजन और स्वर, तो ये बन गया वर्ण। इसलिए हम एक एक लेटर को बोलते हैं वर्ण, जैसे क वर्ण, ख वर्ण, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि इनमें स्वर छिपा हुआ रहता है, जो अपने आप में पूर्ण है, सार्थक है, क्लियर। वर्णमाला की क्लास दे दूंगी मैं समय मिलते ही, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और चूँकि समय अब कम है तो प्रश्न यहाँ से भी ज़्यादा बनते हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको ऐसे ही बताती जाऊँगी, क्लियर। तो यहाँ देखिए, शब्द की परिभाषा, वर्णों से मिलते हैं शब्द। देखिए, सबसे लघुतम इकाई पहले आ जाएगा आपके ध्वनि। थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, आपने कहीं और से पढ़े हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है ना। अक्षर, ये क्या है, ध्वनि है, ये क्या है, ध्वनि है। तो ये क्या है, ये मौखिक रूप से है, कुछ भी ध्वनि आप सुन रहे हैं ना, वो ध्वनि है। लेकिन ध्वनि को हम तो
ध्वनि को हम लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? अक्षरों की, है ना। तो उन अक्षरों को तो हम क्या बोलते हैं? लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई अक्षर। क्लियर? और ये मौखिक रूप से ध्वनि। आप बोल के देखने ना, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा समय लगा, मैंने बोला कितना सा समय लगा, तो बिल्कुल लघुत्तम इकाई हो गई ये। और ये लिखित रूप में है और इन्हीं को बोलते हैं हम। अगर ज़्यादातर क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि, है ना, क्या पूछा जाएगा? शब्द क्या होगा आपका? देखिए टॉपिक पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा सा डीप तो जाना ही पड़ेगा आपको। हाँ, लघुत्तम इकाई, बिल्कुल। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? यही तो है, वर्ण ही तो है। बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे, मैं आपको एक अलग से इनमें बता दूंगी कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है। अभी हम अपने मूल टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मैं कहाँ थी? कि मैं बता रही थी वर्ण। पहले आप अक्षर ले सकते हैं, अक्षर, वर्ण, फिर शब्द, है ना, और फिर शब्द से फिर क्या बनेंगे अपने? वाक्य। ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम संस्कृत में पद बोल देते हैं। तो पहले क्या बनेगा? अक्षर, अक्षरों से वर्णों की बनावट, फिर शब्दों की, फिर वाक्य की, और वाक्य से क्या बन जाएंगे आके? पूरा का पूरा वाक्यांश बन जाएगा। तो चलिए, शब्द भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या है? शब्द। आ गया सवाल? देखिए, भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिए आप इसको। सबसे छोटी और सार्थक इकाई। और अगर लघुत्तम पूछ ले तो वर्ण। अब आ गया होगा आपको समझ में। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई पूछ ले तो वर्ण, है ना। और सबसे छोटी और सार्थक, सार्थक का मतलब एक एक शब्द में जो जैसे मान लीजिए जैसे पुस्तक है, या मान लीजिए जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पे, कोई भी आप एक अलग से जैसे अधिक शब्द लिखा हुआ है, ये परिभाषा शब्द लिखा हुआ है, तो परि प्लस भाषा। अब इसमें 4 वर्ण दे रखे हैं, ठीक है ना, और 4 वर्ण दे रखे हैं, तो ये चारों वर्ण अपने आप में एक महत्व रखते हैं। इनके आगे स्वर जुड़े हुए हैं, और ये एक छोटा सा शब्द हो गया परिभाषा। तो परिभाषा का अलग अर्थ भी क्या होता है? यानी हम किसी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी बनावट कैसे हुई है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। बिल्कुल, ये देखिए मैं अपने लैंग्वेज में भी बताती हूँ आपको, और बुक वाली लैंग्वेज में भी बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने दोनों का मिक्सअप करके रखा है। जैसे कि आपने मेरे स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने तीनों बुकों का रेफरेंस दिया है, और हर बुक्स की अलग परिभाषा होती है, हर लेखक भी अलग कहता है ना। समझ आपकी अपनी होनी चाहिए कि आपको किस लैंग्वेज में समझ आ रहा है। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि भाषा की, ये देखिए पहली परिभाषा क्या कह रही है? शब्द की परिभाषा बताइए, है। तो सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द होता है। यानी कि मैं कहूँ किसी का नाम, एक शब्द है ना, 3 वर्णों से मिलकर किसी का नाम बना है, 4 वर्णों से किसी का नाम बना है। नाम है जैसे विद्यालय, विद्यालय 4 वर्णों से मिलकर बना है, तो उसका एक अलग ही अर्थ है, सार्थक अर्थ है इसका। अगर मैं कहूँ यहाँ ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो, बिल्कुल निकलता है शब्द, हर एक शब्द का अर्थ निकलता है। फिर देखिए परिभाषा क्या? एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बिल्कुल साहब, ये 4 वर्ण है परिभाषा में, और इससे मिलकर एक छोटा सा शब्द बन गया परिभाषा, इसका अलग अर्थ है। अब बात करें हम आगे शब्द के प्रकार। मूल टॉपिक पे आ जाइए। टाइम लगेगा थोड़ा सा जरूर आपको अभी, लेकिन आपके क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने इसको अच्छे से देखा हो तो। शब्द के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार। देखिए, पहला है उत्पत्ति, दूसरा है रचना, तीसरा है प्रयोग, और चौथा प्रकार हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। हम एक एक को बारीकी से पढ़ेंगे ताकि आपको आगे भी कोई एग्ज़ाम दो, मैं तो कहूँ भगवान करे आप इसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएं। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो रिट हो, चाहे वो ऐसा ही हो, चाहे वो कोई भी SSC CGL जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती हो, है ना, उसी में आप सेलेक्ट हो जाए, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। इसलिए आप यही सोचकर पढ़ना कि मुझे दोबारा नहीं पढ़ना है। मैं फिर से कह रही हूँ, हर एक टॉपिक को, चाहे हिंदी के लिए नहीं कह रही हूँ, चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़े, आप यही सोचकर पढ़ो कि मेरे पास अब इतना समय नहीं है, मैं
हे मेरी बुक देवता या जो किताब देवी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो भी आपसे पढ़ रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए और मैं आपको एक बार ही पढूं और नमन कर लूँ, और मैं फिर जब मेरी नौकरी चढ़ने जाऊँ तब मैं आपको नमन करूँ कि मैंने वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ी है जहाँ से मेरी ये आज नौकरी लगी है। भूल जाना, फिर क्या करना है? अभी तो आपको चाहे रट के पढ़ो, चाहे कैसे पढ़ो, चाहे समझ के पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा अभी आपको, और थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, ज़्यादा समय दीजिए आप। तो चलिए, ये हो गया मेरी मोटिवेशन लाइन जो मैं हर बच्चों को कहती हूँ, चाहे वो मेरा ऑफलाइन बैच हो, चाहे वो मेरा ऑनलाइन बैच हो। तो एक ही बार पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। शब्द की प्रकार 4 प्रकार से हैं, और चारों में पहला पढ़ेंगे हम उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर भी हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। ये जो पहला है ना उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर भी हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। क्लियर? अब मैं हल्का सा इनका बता के आपको फिर डेप्थ में पढ़ाऊंगी, बिल्कुल बारीकी से पढ़ाऊंगी मेरा, क्योंकि मैं जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और मैं जब छोड़ूंगी जब आप नौकरी लग जाएंगे जी, और कमेंट आ जाएंगे कि मैम आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ गया, है ना। तो जिन जिन बच्चों ने अब तक मेरे जो वीडियो देखे हैं उनके लिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद, और आपके इतने नंबर आ जाए, मैं ये कहती हूँ कि इतने नंबर आ जाए कि आपकी जॉब लग जाए और आप नौकरी चढ़ जाएं बस। और ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, हमें एक सीट चाहिए और इतने नंबर चाहिए उसमें कि नौकरी लग जाए। तो देखिए, शब्द के प्रकार हैं। पहले तत्सम। तत्सम शब्द मैं एक एक की बारीकी से परिभाषा भी बताते जाऊंगी, थोड़ा सा खाका बता रही हूँ मैं इसका, कि वे शब्द जो संस्कृत में हमने हिंदी में ऐसे कैसे यूज लिए। क्लियर? अच्छा, तत्सम जैसे विलोम शब्द में हम पढ़ते हैं ना, कई बच्चे बोलते हैं मैडम विलोम शब्द, अरे भाई विलोम शब्द जो होते हैं ना, वो है विलोम शब्द उल्टा अर्थ देने वाला, हम ज्यादातर यही पढ़ते हैं शुरू से। ये देखिए मैंने यहाँ बना रखा है एक गोला, क्योंकि मैं बताऊंगी, क्योंकि ये जो शब्द है ना तत्सम, ये शब्द भाई ये आपके एंड तक काम में आने वाला है। जैसे ये है पर्यायवाची और ये विलोम शब्द, इनमें तो आपको बहुत है ये देखने को ही मिलेगा बिल्कुल। और आप क्या कविताएं पढ़ते नहीं, अब जो बच्चे 10th तक या 12th तक आते हैं ना, वो पर्यायवाची शब्द केवल रट लेते हैं, पढ़ते नहीं है। जो बच्चे MA ग्रेजुएशन इसमें होते हैं वो कविताएं पढ़ते हैं, और कविताओं में बहुत सारे शब्द आते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आते हैं, बहुत सारे शब्द के अर्थ पता लग जाते हैं। जैसे आप आरती गाते हैं, है ना, के हरि वाहन राजत, केहरी का मतलब क्या है? ये केहरी क्या है? बिल्कुल। और शार्दुल, ये सारे आते हैं, आरती में ही आते हैं। अम्बे माँ की आरती गाई है आप कभी ध्यान से, और फिर देखिए कितने सारे पर्यायवाची शब्द मिलेंगे आपको, ढूंढ ढूंढ के आपको एक एक शब्द में अर्थ मिलेगा। हनुमान चालीसा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपकी प्रार्थना की प्रार्थना हो जाएगी और आपका सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। मैं तो कहूँ रोज़ एक चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, और उसी में से पर्यायवाची पूछे जाते हैं। हमारा तो ध्यान ही नहीं जाता कि एग्जामिनर वहाँ तक पहुँच रहा है जहाँ से प्रभु बिल्कुल उसकी आस्था से जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई आज तो। अब तत्सम शब्द, वे शब्द जो हिंदी में बिल्कुल एज इट इज ले रखे हैं। गुरु कामता प्रसाद जी इनको क्या कहते हैं तत्सम शब्द के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं कामता प्रसाद जी को जरूर याद करती हूँ जब भी मैं पढ़ती हूँ। भाई वो उन्होंने तो तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम शब्दों के भी उदाहरण बताए हैं। बिल्कुल, उन्होंने जैसे किसी भाषा में जो भी मूल शब्द, मूल भाषा के जो शब्द है ना, जैसे संस्कृत हमारी मूल भाषा है, ठीक है, और वे हिंदी की मूल भाषा क्या है? हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, जननी है ना संस्कृत हिंदी की। तो वे शब्द जो जो के त्यों हमारे हिंदी में काम में आए, वो तो कहलाए तत्सम। क्लियर? जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे कई बार हम आग बोलते हैं, अभी तो जनरली गांव में आग, अग्नि बोला जाता है, अर्पण, आम्र, उष्ट्र, बहुत सारे शब्द आएंगे अभी आपको देखना। अर्ध तत्सम भी आपको भ्रमित करेंगे, बिल्कुल अर्ध तत्सम बिल्कुल भ्रमित करेंगे। हाँ बहुत, जैसे कर्म, अभी मैं लिख के बताऊंगी एक एक को। जैसे कर्म, एक तो कर्म ऐसा लिखा जाता है, एक कर्म ऐसा लिखा जाता है ना, और एक क्रम ऐसा लिखा जाता है। पूछ ले तीनों में पूछ ले कि अर्ध तत्सम कौन है भाई साहब? हाँ बताइए, एक आधा तो आपको। अब फिर ये पूछ लिया, लो ये और काम और लिख दिया, मतलब तो तीनों का काम ही है ना। अरे भाई मतलब काम है कि नहीं है? नहीं साहब, देखो ये जो मैंने पहला लिखा है इसका मतलब तो क्रम होता है ना। 1 2 3 4 5 6 ये क्रम हो गया। ये है ना, ये कर्म है, ये कर्म है, ये काम है, तीनों का मतलब एक है। लेकिन इनमें से
आपका अर्ध तत्सम पूछा मैंने कौन सा है, ये जो ना ये कर्म, ये है अर्ध तत्सम। और तत्सम है, तत्सम कौन सा है, ये वाला, ये अर्ध तत्सम और ये तद्भव, तीनों बता दिए मैंने आपको। देखो ये तो तत्सम, ये तद्भव और ये ये तो हो गया आपको तत्सम, ये हो गया आपके अर्ध तत्सम और ये जो काम है ना ये तद्भव है। एक एक को लेंगे हम। आगे देखिए, तद्भव है, तेसज है, विदेशी है, फिर है रूढ़ प्रकार के। हाँ जी, रूढ़ वाले शब्द भी आएंगे। यौगिक हैं, रचना के आधार पर है ये, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, बिल्कुल ये रचना के आधार पर है। ये सब रचना के आधार पर हम 3 प्रकार से शब्द को पढ़ेंगे, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। फिर हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर विकारी और विकारी, जो मैंने करवा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। बिल्कुल उस समय मैंने, किसी बच्चे ने डिमांड करी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सबसे पहले यही टॉपिक डाल दिया था कि चलो कोई बात नहीं, जब मैं बताऊंगी तब बता दूंगी। ये हम कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मैंने छोटे छोटे वीडियो भी डाल रखे हैं और मैंने एक बहुत बड़ा इनका लेंदी वीडियो भी डाल रखा है। फिर अर्थ के आधार पर, हाँ जी, अर्थ के आधार पर आप देख लीजिए। शब्द पढ़े हमने अर्थ के आधार पर, और वाक्य भी हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। वाक्य भी 8 प्रकार के होते हैं सब, और यहाँ शब्द तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द है ना। अनेकार्थी शब्द में जैसे सारंग शब्द है, सारंग के कई अर्थ होते हैं। हिंदी व्याकरण में सारंग शब्द के 70 से 72 75 तक अर्थ बताए गए हैं, बिल्कुल सारंग के। और हरि, जिसे हम विष्णु कहते हैं, भगवान, हाँ जी, भगवान विष्णु, हरि राम का रूप भी है, भगवान है ना। उसके भी कई सारे अर्थ हैं। तो अनेकार्थी यानी एक शब्द के अनेक अर्थ, समझ में आ रहा। और सेकंड है ये पर्यायवाची शब्द। क्या है, पर्यायवाची, बिल्कुल एक दूसरे का पर्याय। तीसरा है विलोम शब्द पढ़े। फिर युग्म शब्द है। ये शब्द, ये अर्थ के आधार पर है कि इनके अर्थ क्या क्या होते हैं। युग्म शब्द पढ़े ना आपने, जैसे एक शब्द आदि और एक आदि, बिल्कुल सेम से दिखते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। जी हाँ, युग्म उनको बोलते हैं जो सेम से दिखते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। और शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ यहाँ से। शब्द के लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये भी अर्थ के आधार पर है। भिन्नार्थक शब्द या समान अर्थ प्रतीत होने वाले, ये भी अर्थ है, जैसे अस्त्र और शस्त्र, बिल्कुल है ना। अस्त्र तो है ना फेंकने वाले, और शस्त्र शरीर पर धारण करने वाले। एक होता है समूहवाची शब्द, जैसे लच्छा, गुच्छा, गिरोह, रेवड़, आते हैं ना ये शब्द, वो होते हैं। और एक होता है ये ध्वन्यात्मक, जैसे बोलियां होती है ना, जैसे पशु पक्षी की बोलियां, जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक उच्चारण के हिसाब से भी आता है। तो इस तरह से हम देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तत्सम शब्द, जो हमारा मेन टॉपिक है। और यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके सही होने वाले हैं, आप विश्वास बनाए रखें। मेरा कंटेंट आपको देरी से मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा, और सारे चैनल अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं। मायने ये रखता है कि आपको किसका समझ में आता है और कितना आप ग्रहण करते हैं। पढ़ना आपको ही है ना, ग्रहण आपको करना है, और वहाँ आपको प्रेजेंटेशन कैसा देना है समझ के आधार पर। तो एक एक शब्द को मैं बारीकी से लेते जाऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण शब्द ही पढ़ेंगे हम, तत्सम और तद्भव। देखिए कुछ नियम है इनके, आप देख लीजिए एक बार, मैं नियम बता देती हूँ फिर मैं परिभाषा बताऊंगी। री, आधे वर्ण, रेफ, अनुस्वार, डबल वर्ण, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में भी कौन कौन से, एक क्षत्रिय है ना, क्षत्रज्ञ, और एक श्रेय, और एक द ऐसा भी आता है कई बार, आप देखते हो ना लिखा हुआ आता है ना द, ये सारे। और एक होता है आप देन उरस, संस्कृत में बोलते हैं उरस। देखो कई चीज़ें मैंने यहाँ लिख नहीं रखी है, मैं बता देती हूँ आपको। उरस, उरस का मतलब होता है, देखिए एक तो है होता है ये वाला सिंपल वाला है ना, और एक होता है ये वाला है जिसके अंदर र, ल, कुछ भी। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा अलग से बता देती हूँ, आपको मतलब समझ में आ जाएगा अभी। देखिए ये है उरस, संस्कृत में है ना उरस है, उरस लिखा हुआ है, बिल्कुल हृदय में बैठा हुए शब्द को है ना, जैसे है की मात्रा लगी हुई है, ये है में र है, री वाला ये ऋषि इसके अंदर डाल रखा है मैंने। एक होता है इसमें वह मिला दिया मैंने, एक है में आपके मैंने मिला दिया न अंदर,
बिल्कुल। ये जो अंदर बैठे हुए ना ये सारे के सारे, ये र ल व ये वाले शब्द बैठते हैं और नासिके भी बैठते हैं इसके अंदर। हाँ साहब, नासिके में कौन कौन से आ जाते हैं? न आ जाता है, म आ जाता है, आते कि नहीं आते? हाँ, संस्कृत पढ़ रखी है, रीट वालों ध्यान दो थोड़ा सा। देखो, अब ये जो शब्द आएंगे ये इस है के अंदर बैठे हुए रहेंगे। तो ये जो अंदर बैठे हुए ना ये तो बड़े हैं और ये है बेचारा छोटा है, तो ये कहलाते हैं द्वित्व वर्ण भी कहलाते हैं, या ये उर्स वर्ण कहलाते हैं वैसे तो। और एक आता है आपके है ऐसा सिंपल वाला है, जैसे हनुमान, है ना। अब ये इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वाला है ये हनुमान। और भी शब्द हैं बहुत सारे। तो ये है में जो शब्द मिले, जैसे ब्रह्मा, अब मैं एक शब्द बोलती हूँ ब्रह्मा, बोलती हूँ ना, तो इसमें मैं बैठा हुआ है, देखो ब्रह्मा। एक आप जनरली लिखते हैं ना शब्द, क्या लिखते हैं? चिन्ह। तो वो चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है ये। या तो आप इसको ऐसे लिख दो या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, ची है और ये न इसके अंदर डालो। आया समझ में? एक होता है ह्रस्व, जिसको बोलते हो ना आप लघु, ये ह्रस्व आता ना, ये रह ऐसे ऐसे रह आता है इसके अंदर, ह्रस्व। जी हाँ, चलिए। तो मैंने एक नियम बताया आपको, अब थोड़े तद्भव के देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, जिसमें री वाले शब्द, री और आधा वर्ण होता है और रेफ वाला रे होता है और अनुस्वार होता है, ये अनुस्वार मैंने डाल रखा है यहाँ, और संयुक्ताक्षर होते हैं, ज़्यादातर डबल वर्ण भी होते हैं, ज़्यादातर, है ना, 90% डबल वर्ण। ये तो आएंगे आपके तत्सम में। विलोम शब्द में भी यही नियम काम करेगा। अगर आपसे विलोम शब्द वहाँ तत्सम में पूछा है तो आपको जवाब भी तत्सम में देना है, तद्भव में पूछा है तो जवाब भी तद्भव में देना है। बिल्कुल मेरी गांठ बांध लीजिए ये बात। अगर विलोम शब्द पूछे ना आपसे, यहीं तो हम मात खा जाते हैं। अगर पूछे तत्सम में तो आपको जवाब वहाँ तत्सम में देना है। ऐसा मत सोचना उल्टा है, वो जमाने गए कि विपरीतार्थ आएंगे या क्या आएंगे। इसका जवाब आपको तत्सम का जवाब किससे देना है? तत्सम का। तद्भव का जवाब किससे देना है? तद्भव में। बिल्कुल। चलिए आगे, अब तद्भव की परिभाषा देख लेते हैं। तद्भव में वे आएंगे जिनमें चंद्र बिंदु लगा हुआ रहेगा, देसी बोलचाल के शब्द रहेंगे, है ना, जो देसी भाषा के शब्द है ना, जिनको हम एज इट इज बोलते हैं। और आंचलिक, आंचलिक का मतलब होता है गांव वाले शब्द। डबल मात्रा वाले शब्द आएंगे ज़्यादा। हाँ जी, वहाँ तो डबल वर्ण है और यहाँ डबल मात्रा है, ध्यान दे थोड़ा सा, जैसे आई, औ, ये वाले। अब हम एक एक को देख लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए तत्सम, और एक एक को देखना आप। अक्षर, हमें यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? आखर। बिल्कुल, हम क्या करते हैं, जीभ पर जोर नहीं लगाते और हम ऐसे कैसे सिंपल, जो हम सहज बोली के रूप में काम में लेने लगे, उनको हम तद्भव बोलने लगे। अब देखिए उज्ज्वल, जोर पड़ रहा ना जीभ पे, और हमारे यहाँ उजला। आपको अगर नहीं समझ में आया ना तो एग्जाम में आप 2-3 बार अपने मुंह से बोल के भी देखना इस शब्द को। वहाँ तो ये ऐसे नहीं देंगे, वहाँ तो 4 ऑप्शन में देंगे, तो निकालना पड़ेगा, बड़ा भारी खेल हो जाएगा। कोई टेंशन ना करे, मैं आपको एक क्विज भी दे दूँगी इसकी, ठीक है। उल्लुक, उल्लू। एला, इलायची को कहते हैं। बिल्कुल, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, आप उनको देखना। और बाकी के तो ये आपके उदाहरण हैं जो आपको समझने के लिए दे रखे मैंने। कपाट, किवाड़। कपाट कौन बोलता है? कपाट। एक तो होता है कपाट और एक होता है कपाल। ये साहब ये लिख दिया। अब आप जल्दीबाजी में गड़बड़ मत कर दीजिए ना, क्योंकि ये कपाल, जब किसी की अंत्येष्टि करते हैं तब कपाल करते हैं ना, ये वही वाला कपाल है, सिर में घी डालते हैं वहाँ पे, है ना। और ये कपाट कौन से है? अपना दरवाज़ा होता है जिसको बोलते हैं। दरवाज़ा शब्द हिंदी का भी नहीं है, बताऊंगी मैं अभी आगे किसका है, आप देख लीजिए, बने रहिए, थोड़ा धैर्य भी बनाए रखें। एक होता है कृषक, जिसको हम बोलते हैं किसान, है ना, किसान। अब देखिए आगे ना री मात्रा आ गई, आई कि नहीं आई, ये किसान। एक होता है कदली, कदली फल मेवा बोलते हैं ना, आरती गाते हैं ना, ये कदली केले को बोलते हैं। एक गर्दभ, गर्दभ यानी गधा। सारे ही गधे बन जाओगे अगर नौकरी नहीं लगे तो, ध्यान रखना, सारे गधे हो जाओगे, इसलिए गधे अभी बन जाओ, गधों की तरह पढ़ो, अभी गधों की तरह पढ़ो, अभी गर्दभ की तरह पढ़ो, और बाद में गधे नहीं बनना पड़ेगा।
थोड़ा बहुत मैं भी कुछ बोरिंग नहीं लगी टॉपिक, इसलिए हाँ हास्य व्यंग कर देती हूँ मैं भी। आम्रचूर्ण, देखिए अब यहाँ दो दो चीज़ आई है, आपको बारीकी से देखनी है ये चीज़। आम्र, ये देख लिए रेफ वाला रह नीचे आ गया, एक रह ऊपर आ गया, आम्रचूर्ण। और इधर क्या ले दिया, अमचूर। कई सारे नियम काम करते हैं इस पे, बिल्कुल। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा शब्द है, क्योंकि नियमों में अभी उलझने जितना समय नहीं है। तो ये हो गया साहब। आज मैंने ये बंद नहीं करा, 1 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, आगे दो। तो आपको समश्रु का उत्तर देना है। एक होता है अर्पण, एक शब्द है यहाँ पे अर्पण, है ना। एक होता है, देखिए ध्यान दीजिए, एक तो अर्पण है ना, एक होता है, आपको सेम से लग रहे हैं, युग्म शब्द है ना, ये सेम से लग रहे होंगे। ये तो होता है किसी को कोई चीज़ समर्पित करना, जैसे भगवान को जल अर्पण करते हैं, है ना, बेलपत्र है, भोग है, ठीक है। और ये होता है पार्वती का पर्यायवाची शब्द है अपर्णा। क्लियर? हाँ जी, तो भ्रमित तो करते हैं वहाँ सब लोग। एक है आखेट, थोड़ा फास्ट चलें। आखेट, अहेर, है ना, अहेर, अहेरी, एही अहेरी, अहेर की छोरी तनिक भर छाछ के लिए नचाए। वो रसखान जी का दोहा है ये, अहेर बोला है उनको। अहेर वो गोपियों के लिए कहा गया, अहेरियाँ जो गोपियाँ ना, अहिर की छोरियाँ, हाँ अहिर, अहिर आता वहाँ शब्द। एक है करपास, तो कपास, तद्भव क्या बन जाएगा, कपास। कर्पूर, ये है कपूर, आरती गाते हो ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम। अब आपसे आज से आरती करना शुरू कर दीजिएगा। ये है कर्पूर, देखिए ऊपर भी रह आ रहा है, हाँ आधा रह जो मैंने बोला था, रेफ वाला रह। एक है कास, इसको बोलते हैं खांसी, चंद्र बिंदु आ रहा है इसमें। एक कोकिल, कोयल। कच्छप, कछुआ, कच्छप, कच्छप के बहुत सारे नाम हैं साहब। और ये हनुमान जी की 9 निधियों में भी है ना, 9 सिद्धियों में भी है कच्छप, ध्यान रखना आप। कच्छप, कछुआ हनुमान जी की सिद्धियों में भी है ये। एक कज्जल, जिसको बोलते हैं काजल। एक कर्त्री, कतरनी, अपन क्या बोलते हैं, केची। अपन क्या बोलते हैं, ना तो अपन हिंदी में बोलते हैं ना संस्कृत में बोलते हैं, अपन तो बोलते हैं कैची। केची आपको ध्यान है, मैंने करवा रखे हैं, हाँ अरबी फारसी शब्दों में है केची। अरबी फारसी, उर्दू, अगर अरबी फारसी नहीं दे तो उर्दू में बता सकते हैं आप इसको। शीर यानी खीर। गोमय, गोबर। गोधुम, गेहूँ। घट्टिका, घड़ी। घोटक, घोड़ा। छत्र, छाता। चंचू, अच्छा देखिए ये शब्द देखिए एक बार, हाँ जी ये घट्टिका। एक मेरी सहेली है पूजा पारिक मैम, शायद 2013 वाले शब्द जो रिट वाला एग्ज़ाम हुआ था, केवल इसी नंबर से वो रह गई थी। तो देखिए, और आज तक वो इस घट्टिका से परेशान है ना, क्योंकि घड़ी तद्भव है और घट्टिका उसने सोचा वो घटूला होता है ना, जिसमें पीसाई होती है, उसको कहते हैं। उसमें वो भी था, घटूला भी था शब्द कई सारे थे, मुझे याद नहीं है ठीक से, पर ये 2013 वाले में पूछा गया था। मुझे बड़ा अफसोस है उसके लिए। तो आप ये गलती नहीं करें प्लीज़, नहीं तो वास्तव में घट्टी पीसनी पड़ सकती है। ये देखिए घोटक यानी घोड़ा। घोड़े के लिए तो बहुत सारे हैं, अश्व भी दे सकते थे यहाँ, लेकिन आप सोचे हुए घोटक शब्द दे दिया तो घोटना होगा, है ना, फिर वहाँ ऑप्शन में घोटना भी आ जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है घोड़ा होता है साहब घोटक का, तत्सम घोटक और तद्भव घोड़ा। एक देखिए छत्र, छाता, मंदिरों में चढ़े हुए रहते हैं ना छत्र, अपन बोलते कैसे हैं, छत्र चढ़ाऊंगी, है ना, मेरा ये काम हो जाए, नौकरी लग जाए भाई, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। आपकी मम्मियों ने भी बोल रखा होगा, पापा ने थोड़ी बोल रखा होगा, मम्मी ने, किसी की बीवी ने बोल रखा होगा, किसी की बहनों ने बोल रखा होगा। तो चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ छत्र। चंचू, चोंच, संस्कृत में चंचू, हिंदी में तद्भव में चोंच। चित्रक, चीता, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा गया है ये। और एक होता है तैल, तेल होता है,
एक होता है तुंद, तौंद। हाँ साहब, अभी पढ़ाई में बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे होंगे तो सबकी निकल आई होगी तुंद। दीप शलाका, दिया सलाई, माचिस की जो तीली होती है उसके लिए है ये शब्द। धूम, धुआं, जैसे बोलते हैं ना निर्धूम उद्योग, ये उसी का है ये शब्द। एक होता है धरतुर, धतूरा, एक नापित। हाँ, अभी कोरोना में घर आके घर बुलाया होगा सबने नापित को। नाई में देखिए अनुस्वार अंदर लगा हुआ है ई की मात्रा में, ये देखिए अंदर लगा हुआ है, ये देखिए। अब देखिए आगे चले, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ही लिखवाए हैं मैंने यहाँ पे, और आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा फटाफट से अगर आपने पढ़ रखे हैं तो। नकुल, नेवला, बहुत बार पूछा गया है। निम्ब, नीम, देखिए ये दोनों शब्द देखना, बारीकी से देखना इनको। एक तो है निम्ब और एक है निम्बुक या निम्बुक, ये नींबू के लिए आया है। कई जगह दोस्तों, कई बुक्स में नींबू भी बोला जाता है, ये अनुस्वार भी नहीं लगा हुआ था इस पे, नींबू भी बोला जाता है। और निम्ब आप बोलते हैं ना निम्बोली, ये निम्बोली से, ये निम्ब से ही बना है निम्बोली। ये देखिए ये ऐसे निम्बोली आता है शब्द, बिल्कुल। अब देखिए पर्यंक, पलंग को कहते हैं। परपट यानी पापड़, पूछा गया ये भी। पवन यानी पौन, पौन। और ये वो वाला पौन नहीं है, कौन सा, दो तरह के पौन होते हैं, ये हवा के लिए बोला है ना पौन, और एक आता है, यहाँ तो हवा के लिए बोला है, ठीक है। एक आता है पौन, किलो में, मात्रा में। कितना दूँ भाई, पौन किलो कर दो, है ना, आधा पौन दे दो, सवा पौन दे दो, बोलते हैं ना। हाँ जी। और एक पौन इंग्लिश में बोला जाता है, जिसे देख देख कर बच्चे अभी बहुत बिगड़ रहे हैं, पौन साइट। हाँ जी। देखिए मीडिया, सोशल मीडिया का अगर सही तरीके से यूज़ करें तो बहुत लाभदायक है, अदरवाइज़ आप देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है। चलिए, पुष्कर, पोखर, पुष्कर झील है साहब। पृष्ठ, पीठ, एक बोलते हैं अपन पेपर, पृष्ठ, है ना, जैसे किसी का मुख्य पृष्ठ, पृष्ठभूमि क्या है इसकी, वो होता है पीठ। पीठ मजबूत होनी चाहिए, बोलते हैं ना पृष्ठ मजबूत होना चाहिए आपका। एक होता है प्रतिच्छाया, शब्द है प्रतिच्छाया, फोटोकॉपी जिसे कहते हैं, परछाई। देखिए इन पे देखिए ना आप, आधे कटे लेटर आ रहे हैं, और यहाँ देखिए आप तद्भव में देखिए अनुस्वार वाले आ रहे हैं, डबल मात्रा आ रही है। ये देखिए बलिवर्द, बेल को कहा गया बलिवर्द। बंध्या, वंध्या, बांझ, हाँ जी वंध्या होती है बांझ, है ना, निसंतान जो रहते हैं ना उनको कहा जाता है। बरकर, बकरा, बुभुक्षु, भूखा, तीनों ही मात्रा एक जैसे आएगी। भल्लुक, भालू, भगिने, भागिने, भांजा, भागिने, भांजा। भद्र, भला आदमी। जैसे ये शब्द है ना भद्र, तो देखने में तो ऐसा लगता है ना गंदा होगा, जैसे देखते ही घृणा, शब्द को देखते ही घृणा हो जाती है, लेकिन ये भद्र ना संस्कृत में यूज़ होता है, और ये अच्छे आदमियों के लिए यूज़ होता है। भद्र पुरुष बोलते हैं ना, हे भद्रे यानी अच्छी महिला, हे भद्र अच्छा पुरुष, हे भद्रे, भद्रे आ जाता स्त्रीलिंग के लिए। तो ये है भला शब्द। भाई तुम तो टिके रहो। हाँ जी, मशक, मच्छर, है ना, रामायण की चौपाई सुनिए। मशक समान रूप धरि लेऊ, जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे तो मक्खी का रूप धारण करा था। मक्षिका, मक्खी। शमशान, मसान। बिल्कुल साहब, हमारे गांव में, अब शहरों में तो शमशान घाट लिखा जाना, लेकिन बोलते थे ना कि भाई ये आप, हाँ वो कौन सी लैंग्वेज है, कहावत है ना, हड्डियाँ तो मसानों में जा रही है ना, हरि कीर्तन कर रही है, ऐसे बोलते हैं। कोई पतले दुबले आदमी को देख के ऐसे बोलते हैं मसाण, ये नए का अणा हो जाता है गाँव वाले लैंग्वेज में। रज्जू, रस्सी को बोलते हैं। यज्ञोपवीत, जनेऊ, संस्कार होता है एक, 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार। राज्ञी यानी रानी, राज्ञी रानी के लिए, राजा होता है, राजन रानी होता है। ये देखिए लवंग, लौंग होते हैं ना, सुपारी में डाला जाता है, पान में लौंग सुपारी। लोमशा बहुत इम्पोर्टेंट है, लोमशा यानी लोमड़ी, ये मेरे थोड़ी सी लिखने में हो गई, लोमड़ी है यहाँ पे, लोमड़ी।
मैं बोल रही हूँ, आप सुन लीजिए। लोमड़ी, विष्टा, बीट। बीट को कहा जाता है सपत्नी, सोत। अब सपत्नी हो गया तो वो पत्नी के साथ आ रहा है, हाँ? हम तो ऐसे समझते हैं ना, सपत्नी है तो पत्नी के साथ। बिल्कुल, ये सपत्नी सोतन के लिए आया है यहाँ पे। सूत्र, सूत। कौन सा सूत? एक सूत तो होता है ये वाला। कौन सा वाला? एक मिनट। एक सूत तो होता है ये वाला। हो जाओ भाई साहब, क्या हो गया? एक तो मात्रा लग जाएगी छोटा, तो ये तो हो जाएगा पुत्र। देखिए, मैं साथ के साथ में आपको युग्म शब्द भी बताते जा रही हूँ। और एक होता है ये सूत, यानी धागा, है ना? इनको एक सूत्र में बांध दो, बोलते हैं ना। तो भाई थोड़ा सा आप वाक्य में प्रयोग कर लेना। अगर कोई चीज़ नहीं आए समझ में तो आप वाक्य में प्रयोग कर लेना। थोड़ा सा प्रयास करना, अपने माइंड को थकाना। थोड़ा बादाम शादाम खाओ, थोड़ा सा थकाओ माइंड को। एक सूत्र में बांध दो यानी शादी कर दो, या एक सूत्र में बांध दो यानी एक ही धागे से बांध दो। बांदरवान बनाते हैं एक सूत्र में, ऐसे किसी चीज़ को एक सूत्र में बांधने को। स्पर्श, पर्स, परस। पारस से फिर परस से क्या बन गया? पारस। पारस का टुकड़ा बना था ना, जिसके छूते ही हर चीज़ सोने की हो जाती थी। पारस, पारस पत्थर। हस्तिनी शब्द यहाँ हथिनी। कई बुक्स में हथिनी भी दे रखा होता है, लेकिन शुद्ध शब्द संस्कृत का हथिनी और तद्भव क्या है? हथिनी। ये मैं आपको अशुद्ध अशुद्ध में और बताऊंगी। यहाँ इतना ही समझ लीजिए आप कि हथिनी होता है शब्द। और एक होता है हिरण और हरिण। तो हम हिरण बोलते हैं, लेकिन हिरण शुद्ध नहीं होता है, हरिण होता है शुद्ध। और एक हरिद्रा यानी हल्दी के लिए आया है। तो इतने हो गए, काफ़ी हैं या और कराएं? चलिए एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देशज और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं सिर्फ यहाँ। वे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत्र का आधार है ना, जिनके स्रोत्र का आधार क्या होता है? व्यवहार का पता नहीं हो, आधार ही पता नहीं हो, कहीं से भी उठा के उसी के आधार पर वो प्रयोग में आने लगते हैं। जिस देश में हम रहते हैं और उस देश में अगर वो प्रचलित शब्द है तो वो वहीं के बोले जाते हैं। कैसे? और फिर परिस्थिति अनुसार वो चेंज भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर्टिकुलर ये यहीं का बोला जाएगा, नहीं। देशज जो अपनी परिस्थिति के अनुसार या आवश्यकता अनुसार बना लिए जाते हैं। मनगढ़ंत होते हैं ज़्यादातर। जैसे पशुओं को कहा जाता है ढोर, बोलते हैं हमारे गांव में, मैं भी गांव की हूँ, बोलते हैं अरे ढोर चरा लाया क्या? हाँ भाई, चरा लाया ढोर को। और अगर कोई ढोर के जैसा बर्ताव करता है मनुष्य, तो उसके लिए भी तो बोला जाता है ढोर ही है ये तो, डपोर ही है ये तो। नहीं समझ में आएगा तो क्या कहेंगे? बार बार गलती करेगा। एक ही आंसर, अगर उत्तर पता है फिर भी वो बार बार लगा रहा है, गलत उत्तर लगा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे? ढोर ही रहा तू तो, ढोर का ढोर ही रहा, बोलते हैं ना। वो ये ढोर है, यानी ढोर पशुओं को बोला जाता है। खचाखच, फटाफट, मुक्का, परात। भाई साहब परात देखो, देशज परात। आपके घर में होगी परात में आटा गूंदने वाली परात। अब से परात के आगे देशज लगा के बोलना शुरू कर दो। लोटा, लोटे को भी बोलते हैं देशज शब्द। ठठेरा, उधम। अरे क्यों उधम मचा रहा है? हैं? वैसे बोला जा सकता है शरारत क्यों कर रहा है, क्यों बदमाशी कर रहा है, क्यों उछल कूद मचा रहा है, हैं? इतना शैतान है, क्यों नटखट हो रहा है। कितने सारे शब्द हैं, लेकिन संस्कृत में क्या बोलते हैं? धूर्त बोलते हैं नहीं। और भी बोलते हैं संस्कृत में तो। चलिए, अंगोछा, टॉवेल जिसे हम बोलते हैं, टॉवेल, खुरपा, चुटकी। अभी फिर कहूँगी मैं, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। पता नहीं आज मेरा भजन गाने का मन क्यों कर रहा है, बहुत सारे भजन गाने का मन कर रहा है मेरा। चाट, लल पलाना। जब चाट दिखेगी तो जीभ क्या करेगी? लल पलाएगी, और फिर खटखट होएगी चम्मच और कटोरी के बीच में, फिर खाया जाएगा उसको फटाफट। एक बोलते हैं लुंगी, अंगूठे के साथ में लुंगी भी आता है। एक होता है तहमद। ध्यान हो, किसका शब्द है? तहमद। अपने यहाँ नहीं बोला जाता, उर्दू शब्द है तहमद, ठीक है। अर्थ वही है लुंगी वाला ही। अब एक द्रविड़ देश शब्द, जैसे इडली डोसा खाते हैं हम, बड़े चाव से खाते हैं सब। चिकना, चिकनी, चमेली, ताला लगा के आओ। देखो मैंने ये चारों शब्दों को एक कड़ी बना दी है ताकि आपको पता रहे। द्रविड़ देश शब्द हैं ये, हमारे
एक तो आर्य और एक द्रविड़, है ना, दो थे। और भारतीय भाषा, है ना, आर्य भाषा, भारतीय भाषा, बहुत सारे। अगर ज़्यादा डीप में जाए तो कभी पढ़ाऊँगी मैं आपको, जब वो लेक्चरशिप की क्लासें होती है तब लेती हूँ मैं इसमें। तब बोला जाता है कि द्रविड़, दक्षिण वाले जो होते हैं ना, साउथ, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना समझा सकती हूँ मैं यहाँ कि साउथ इंडियन जो साउथ फूड होते हैं ना, उनमें ही आते हैं इडली डोसा, ठीक है। और फिर ये चिकनी चमेली तमिल साइड में, इनमें बोलते हैं ना, वो गाना याद करके सुन लेना, ताला लगा के आओ। कोल और संथाल में परवल, बाजरा, सरसों, ये वहीं से आए हैं। मक्का भी अपने यहाँ का नहीं है। मक्का नहीं है यहाँ का, हमने तो वहाँ से बीज लाया और यहाँ मक्के का उत्पादन किया है। अब देखिए, ये टॉपिक नहीं है आपका, फिर भी मैं थोड़ा सा ज्ञान देना भी ज़रूरी हो जाता है। देखिए, विदेशी शब्द हैं, टीचर है, एजेंट है, क्लर्क है, नर्स है, कोर्ट है और गार्ड है, स्कूल है, बस है, रेडियो है, रजिस्टर है, बहुत सारे हैं, ढेरों पड़े हैं जिन्हें हम बोलते हैं, हमें खुद को ही पता नहीं होता है ना। ये विदेशी शब्द है और इनसे ही मिलकर संकर शब्द बनते हैं। कोई भी दो ले लेगा आपका, इंग्लिश का ले लेगा और हिंदी का ले लेगा, वो संकर हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगी 2-4 के उदाहरण। अब मज़ेदार वाली ट्रिक आ गई है आपकी। फारसी शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार। मैंने इनको एक लयबद्ध कविता के रूप में करा है और आज के पूरे टॉपिक की ये 3-4 लाइनें जान है, ये देख लीजिए। हाँ, जान है ये। आप अगर अच्छे से कमेंट कर पाए ना तो इन पे करना, आप कहीं पे भी कर देना, पर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। चलिए मैं बोल के सुनाती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी बोलना, शुरू हो जाओ। आवारा अमरूद। देखिए, पहले मैं बता दूँ, एक अमरूद था, बहुत आवारागर्दी करता था वो, है ना। एक अमरूद था, मोटा सारा, पीला सा, हाँ, बहुत आवारागर्दी करता था और उसको लेकर के मैंने कविता बना दी। अब आप बोलोगे मैडम अमरूद भी आवारा होता है, बना दो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरी अच्छी अच्छी छोटी छोटी बहनों, भाभीयों, जो भी आप इस वीडियो को देख रही हो, अभी आप किसी को भी कुछ बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो खुद देखने थोड़ी आ रहा है आपको, अमरूद देखने आ रहा है क्या? नहीं ना, आपको माइंड में सेट करना उसे, वहाँ एग्ज़ाम में आपका गलत नहीं हो, इसलिए अमरूद देखने नहीं आ रहा आपको, बना दो। वो बोलते हैं ना, ज़रूरत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। देखिए, चलिए साहब, अमरूद की कहानी कविता बताते हैं आपको। आवारा अमरूद कमर कस के कुश्ती करने गया, है ना। आवारा जो अमरूद था, अब सुनो, आवारा अमरूद कमर कुश्ती कारीगर खर्च खून। इसको मुझे समझ नहीं आया था तो मैंने सोचा आपको मैं एक कविता बना के दे दूं। वैसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये था कि मैं इसका अलग से वीडियो भी दे देती इस टॉपिक का, जब ज़्यादा सही रहता। चलिए कोई बात नहीं, फारसी शब्द है ये, ध्यान रखना। आवारा अमरूद ने आसमान में आतिशबाजी करने के लिए आमदनी हेतु अखबार से कमर कसी। देखिए कितनी अच्छी लाइन है। मतलब एक आवारा अमरूद है, वह है आतिशबाजी करता है, किस लिए और कहाँ करता है? आसमान में करता है। किस लिए करता है? आमदनी के लिए करता है। और फिर कमर किससे कसी? अरे भाई अखबार से ही तो कसेगा। अखबार की थैली में नहीं आते हैं क्या अमरूद? जब मार्केट में लेने जाते हो तो कोई काली थैली में देता है, तो कोई अखबार में लपेट के देता है। तो फिर वो अखबार से उसने अपनी कमर कस ली और आसमान में आतिशबाजी करने गया। किसके लिए? आमदनी करने के लिए, 2-4 पैसे कमाने के लिए। ये फारसी शब्द है। आवारा है, अमरूद है, आसमान है, आतिशबाजी है, आमदनी है, अखबार है, कमर है। अब देखो यहाँ मैंने जो जो अंडरलाइन करे ना, वे सारे शब्द फारसी हैं। क्या है? फारसी। वापस से एक बार राइमिंग हो जाए, चलिए मेरे साथ बोलिए आप भी। हाँ, अच्छी लगे तो ताली ज़रूर बजाना। चलो मैं बजा देती हूँ आप लोगों के लिए। चलिए मेरी बेंच महोदय ताली बजाइए, जो मेरे प्यारे बच्चे दोस्त हैं, अच्छी अच्छी बहनें हैं, छोटे छोटे भाई बहन हैं, ये लीजिए आपके लिए ताली, ठीक है। 3 ताली बजा देती हूँ मैं आपके लिए। चलिए देखो, कविता कर रहे हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट तो आता ही है। आवारा अमरूद ने आसमान में आतिशबाजी करने के लिए आमदनी हेतु अखबार से कमर कसी। कसली कमर, फिर क्या किया? कुश्ती से, कुश्ती कर रहा है वो कमर कस के, कुश्ती से कारीगर का खून खर्च होकर गुलाल की तरह गुब्बारा हो गया। अब ये देखिए, यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। हाँ, किसी ने पूछा था मुझसे वीडियो में मानवीकरण अलंकार भी बताइए, तो मैं यहाँ बता देती हूँ, ये मानवीकरण अलंकार है। हाँ,
खून खर्च होता है क्या? और गुलाब की तरह गुब्बारा होता है क्या? नहीं। मानवीकरण का मतलब होता है जो प्रकृति की निर्जीव वस्तु होते हैं ना, मनुष्य उसमें सजीव कल्पना करने लग जाता है। क्या पेड़ पौधे बोलते हैं? नहीं बोलते। कलियां मुस्काती हैं? नहीं मुस्काती ना। नदियाँ लचकती है क्या? कमर लचकाती है क्या? नहीं। तो जो प्रकृति की चीज़ें हैं ना, निर्जीव चीज़ें जिनको हम छुएंगे नहीं, और उन्हीं में मनुष्य अपनी मानवीय कल्पना करने लग जाता है, मानवीय चेष्टाएं करने लग जाता है, उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। और ये पाश्चात्य अलंकार है ना, अपना यहाँ का नहीं है, लेकिन अब तो अपने भी यहाँ भी बोलने लगे हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए वापस से अपनी कविता पे आ जाइए। कुश्ती से कारीगर का खून खर्च होकर, उसने इतनी कुश्ती लड़ी कि कारीगर का खून है ना वो बह गया, यानी खर्च हो गया। खर्च होकर क्या हुआ? गुलाब की तरह गुब्बारा हो गया। गुलाब की तरह गुब्बारा इतना दूर फैल गया वो, और गुलाबी गुलाबी हो गया। आसमान है तो आसमान तो सफ़ेद भी है, नीला भी है, उसका जो लाल लाल खून है ना वो बह गया वहाँ पे, और बह के गुलाल की तरह गुब्बारा हो गया। मतलब फटाफट से इतना बहा वो कि गुलाल की तरह गुब्बारा हो गया। कुश्ती से कारीगर का खून खर्च होकर गुलाब की तरह गुब्बारा हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब वो जो खून निकल गया तो बीमार हो गया। कौन? कारीगर। तो फिर क्या करा? जुकाम हो गया उसको। वहाँ पे क्या हो गया? कारीगर को जुकाम हो गया। अरे भाई, सर्दी में आप अमरूद खाओगे तो जुकाम होगा कि नहीं होगा? अमरूद के साथ में जुकाम का रिलेशन बड़ा तगड़ा है कि नहीं है ना? केले का, अमरूद का, अगर आप चाय पी के केला, दूध पी के केला खा लोगे तो ठीक है, लेकिन चाय पी के अगर आपने केला खा लिया तो जुकाम तुरंत है। और अगर आपने सर्दी में धूप में बैठे बगैर बिना धूप के अमरूद खा लिया तो जुकाम है। और वही जुकाम ठीक कैसे होगा? जब आप उस अमरूद को तवे पर हल्का सा गर्म कर लोगे। हल्का सा गुन तवे पर करना है ना, तवे पर पूरे अमरूद को रख दो आप, थोड़े से देर उसको ऐसे ऐसे गोल गोल हिला दो, वो गुनगुना हो जाएगा, फिर खा जाओ, तुरंत जुकाम भी ठीक हो जाएगा। चुटकी बजाते ही जुकाम गायब। तो जुकाम की दवा क्या है साहब? हाँ, अभी बताते हैं क्या दवा है। देखिए, जुकाम की दवा के लिए बीमार को जलेबी में नमक लगाम के देना था। अब लगाम शब्द है यहाँ, मैंने लगा के बोल रही हूँ तो आप लगाम ही बोलना इसको, है ना? अब कुछ हमें जलेबी में नमक लगाता है क्या? अमरूद पे तो सब नमक लगाते हैं, सेव पर भी लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? भाई टेस्ट चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे जलेबी पे नमक लग रहा है, जुकाम ठीक हो रही है बेचारे की, इसलिए लगा रहे हैं। जुकाम की दवा के लिए बीमार को जलेबी में नमक लगाम के देना है, यानी लगा के देना है। हाँ, ज़मीन पर फिर क्या करना है? ज़मीन पर जगह जगह जेब से, दीवार से नेक मजदूर, शेर, सुल्तान, सौदागर, दर्जी, सूखा यानी सूखे जानवर तक ने तनख्वाह तबाह कर दी। अब देखो क्या किया भाई साहब, ये जितने भी सारे अंडरलाइन करे हुए शब्द है ना, ये सब फारसी हैं। ये सब फारसी है। मैंने अपने प्लेलिस्ट में अरबी डाल रखे हैं, तुर्की डाल रखे हैं, अब पुर्तगाली और फ़ारसी डालने थे तो फ़ारसी मैंने यहाँ करवा दिए हैं। तो देखिए, फिर ज़मीन अब जो वो आतिशबाजी कर रहा था आसमान में, कौन? अमरूद। किसके लिए? आमदनी के लिए। क्या करके? अखबार से कमर कस के। फिर क्या हो गया? कुश्ती लड़ते लड़ते कारीगर का खून खर्च हो गया, और फिर गुलाब की तरह गुब्बारा हो गया। फिर क्या हुआ? जुकाम हो गया, कारीगर को जुकाम हो गया। जुकाम हो गया तो दवा के लिए क्या लेके आए? बीमार हो गया। जुकाम होते ही बीमार होते हैं। बीमार में मात्रा ऐसी लगेगी, देखना, दवा, जुकाम, बीमार, जलेबी, नमक, लगाम, ये सारे फारसी शब्द हैं। हमारे यहाँ तो लवण बोलते हैं नमक को, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, और क्या बोलते हैं बताएगा मुझे कोई ज़रा कमेंट में लिख के। चलिए, जुकाम की दवा के लिए बीमार को जलेबी में नमक लगा के देना है। फिर क्या हो गया? अब फिर उस जलेबी और नमक के लिए किस किस ने अपनी तनख्वाह तबाह कर दी? तो देखो किस किस ने करी। आपको ये यहाँ अंडरलाइन करे हुए पे जोर देना है, और मैं जो राइम बोल रही हूँ वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी तो याद हो जाएगा। देखिए, किताबों में ढेर सारे हैं, बिल्कुल ढेर सारे मिलेंगे आपको। किताबें समझाने नहीं आएगी, आपको वहाँ समझना पड़ेगा, और समझाने के लिए तो हम हैं ही हैं, हैं कि नहीं?
है ना। किताबों में तो ढेर सारे हैं, जैसे मैंने आपको 3-4 रेफरेंस बुक्स दी है अभी, कामता प्रसाद जी की मिश्रा पब्लिकेशन है, और ये हिंदी जो 9 से 10 तक 12 तक चलती है वो है। लेकिन इसमें भी तो समझाना पड़ेगा ना, ये याद नहीं होने वाली चीज़ें हैं। तो ज़मीन पर उस नमक और जलेबी के लिए, भाई जुकाम हो रही है इसको, तो बार बार उसको नमक और जलेबी लगा लगा के खिलाए जा रहे हैं। अब कितनी महंगी आती है जलेबी, नमक तो सस्ता आता है, नमक भी कहाँ सस्ता आता है, जलेबी कितनी महंगी आती है ना। तो कोई देसी घी की ला रहा है, कोई वनस्पति घी की ला रहा है, तो सबने अपनी तनख्वाह तबाह कर दी। और जिन जिन ने अपनी तनख्वाह तबाह करी वो कौन कौन है? ज़मीन पर जगह जगह, जेब से, दीवार से, देखो किस कोई अपनी जेब से निकाल रहा है ना। ज़मीन पर खड़े हैं ना लोग, वो तो ऊपर आसमान में कर रहा है ये सारे काम, लेकिन ज़मीन पर लोग क्या कर रहे हैं? वो आतिशबाजी करने के लिए। अब देखो, आप जो आतिशबाजी करते हैं या जो सर्कस वाले होते हैं वो मशीनों से ऊपर चढ़ के करतब दिखाते हैं, लेकिन ज़मीन वाले पैसे ज़मीन पर ही फेंकते हैं ना, नीचे से ही तालियां बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो सारा काम ज़मीन पर हो रहा है, इसके लिए भी ज़मीन पर होगा। तो ज़मीन पर जगह जगह, अब कौन सी जगह से? जेब से, लोगों ने जेब से, दीवारों से, है ना, और नेक मज़दूरों ने, शेर सुल्तानों ने, सौदागरों ने, दर्जियों ने, सूखे जानवरों तक ने तनख्वाह तबाह कर दी। लो भाई साहब, खाओ जलेबी नमक लगा के, किसी तरह से ठीक तो हो, क्योंकि जुकाम से अगर ठीक नहीं होगा जुकाम तो क्या हो जाएगा? कोरोना। ठीक है। जिसका सुल्फा सेल्फी आराम से अमरूद ले रहा था। अब नीचे जब है ना वो सारे जने पैसे तनख्वाह तबाह कर रहे थे, तो ऊपर से वो जो सुल्खा अमरूद था ना वो सेल्फी ले रहा था। सुल्फा मतलब सेल्फी। सेल्फी तो मैंने यहाँ बता दिया है ताकि आपको याद रहे। सुल्फा एक शब्द होता है, हाँ फारसी शब्द होता है सुल्फा, मुझे ठीक से अभी पता नहीं है, मैं देख के बता दूंगी आपको। और सुल्फा इसके 3-4 अर्थ निकलते हैं, लेकिन जो करेक्ट है वही मैं बताऊंगी। और किसी को पता हो तो आप लोग बता दीजिए, मुझे भी सीखने को मिलेगा। हाँ जी, तो जिसका सुल्फा आराम से अमरूद ले रहा था। हो गई बात क्लियर? अब इस पूरी कविता को मैं एक बार फटाफट से अपनी लैंग्वेज में सुना देती हूँ, राइम की तरह, आपको और अच्छे से याद हो जाएगी। आवारा अमरूद ने आसमान में आतिशबाजी करने के लिए आमदनी हेतु अखबार से कमर कसी। वाह 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 वाह, अखबार से भी कमर कसते हैं। हाँ हाँ, हमारा अमरूद इतना आवारा है कि उछल के कहीं गिरने जाए, इसलिए अखबार से कमर कस लेता है। कुश्ती से कारीगर का खून खर्च कर दिया और वो खून गुलाब की तरह गुब्बारा हो गया। अच्छा, हाँ, खून गुलाब की तरह गुब्बारा हो गया। फिर क्या हुआ? वो गुब्बारा होते ही हवा में झूल रहा था तो जुकाम हो गया, और तो जुकाम की दवा के लिए बीमार को जलेबी में नमक लगा लगा के देना था, है ना। अब सबके पास तो जलेबी थी नहीं, तो फिर कहाँ से लाते? बाजार से ही लेके आते। अब सबके पास जलेबी थी नहीं तो बाजार से लाने के लिए तनख्वाह चाहिए, तो तनख्वाह किन किन ने बर्बाद करी? जमीन पर जगह जगह से, जेब से, दीवार से, नेक मजदूरों ने, शेर सुल्तान ने, सौदागर ने, दर्जी ने, सूखे जानवर तक ने तनख्वाह तबाह कर दी कि लो भाई तुम अपना जुकाम ठीक करो ताकि किसी की कोई बीमारी नहीं फैले। जिसका सुल्फा आराम से अमरूद ले रहा था। हो गया? समझ में आ गया होगा? चलिए अब साहब एक इम्पोर्टेंट चीज़, तत्सम तद्भव, सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ है ये। स्टिका यानी ईट, शमश्रू यानी मूछ। समश्रू मैंने दे रखा था वहाँ, आप लोगों ने बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आपको पता लग गया। शमश्रू मूछ। और एक होता है पसीने को क्या बोलते हैं, आप मुझे बताएंगे कोई ज़रा? हाँ जी, संस्कृत में पसीने को क्या बोलते हैं, बिल्कुल बताना आप मुझे। अच्छा, प्राची का तद्भव क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? प्राची हिंदी अर्थ ही बता दो, चलो कोई बात नहीं। मैं आपके लिए 2 प्रश्न छोड़ रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के देना। एक शब्द है प्राची और एक इसका तो मुझे अर्थ बताना है आपको, और ये पसीने का तत्सम बताना है, पसीना, ठीक है, तत्सम शब्द बताना मुझे। चलिए, प्रत्यभिज्ञान यानी पहचान, मुख यानी मुंह है। ये जो मुख शब्द है ना, ये मुख शब्द सेकंड ग्रेड 17 में आया हुआ था और इसका तद्भव होता है मुंह है ना। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। अब थोड़े पर्यायवाची देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट ही बता रही हूँ मैं। देखिए, तरकश
यानी तुणीर। जो बाण रखने का होता है ना उसको बोलते हैं तरकस, तुणीर। निशंग, तुणी, इशुदी और तुण। क्या क्या बोला जाता है मैंने? तुणीर, निशंग, तुणी, इशुदी, तुण, ये तो बोला जाता है इनको तरकश को। जो बाण रखने का होता है ना उसको। गला, गले के लिए है गर्दन, ग्रीवा। क्लियर? एक होता है गल्ला। हाँ जी, गल्ला। वो नहीं है दिल्ली या गल्ला, वो गाना नहीं है यहाँ पे, ये गल्ला। अनाज, शस्य, शस्य, बिल्कुल शस्य वैज्ञानिक शब्द है और अनाज हम बोलते ही हैं। अच्छा, ये एक होता है गल्ला, गुल्लक, जिसमें पैसे डालते हैं, वो भी गल्ला ही होता है। आप वहाँ पहचान जाएंगे आराम से, इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए, एक होता है गिला, गिला का मतलब है शिकायत, शिकवा, है ना। और एक होता है गीला। मात्रा देखिए आप, युग्म शब्द भी बन रहे हैं यहाँ पे। मैं साथ साथ में पर्यायवाची युग्म शब्द दो दो तीन तीन चीज़ एक साथ करवा रही हूँ आपको। पूरे शब्द का विश्लेषण करके आपको पता लग जाएगा कि वहाँ सही क्या है और गलत क्या है और हमें कौन सा जवाब देना है। गीला, नम, आर्द्र, है ना, तर। और क्या होता है? एक और है शब्द, पहचानिए क्या लिखा हुआ है ये? पहचान रहा है कोई? पहचान पा रहा है? ये शब्द क्या लिखा है मैंने? गीला। एक तो होता है नम, एक होता है आर्द्र, और एक क्या होगा बताएंगे कोई? तर। और हाँ जी, एक होता है क्लिग्न। ये शब्द लिखा हुआ है क्लिग्न, थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ऐसा वाला क्लिग्न। इसका मतलब भी क्या होता है ना? है ना कितना शानदार शब्द, रट लो इसको आप तो। गीला, इसको बोलते हैं गीला, क्लिग्न, गीला। यहाँ आप इस पचड़े में मत पढ़ना कि ये तत्समय या तद्भव है, सिर्फ आपको पर्यायवाची शब्द पे फोकस करना है यहाँ पे। हाँ, एक बार पहले पर्यायवाची शब्द पे फोकस कीजिए, फिर देखिए वापस जब आप समरी से वापस पढ़ेंगे फिर देखना कि एक तद्भव भी है, तत्सम भी है, क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ सारे मिक्स में लिए हैं। अब देखिए, कर्दम यानी कीचड़ होता है ना, कर्दप, कर्दम यानी कीचड़, और पंख यानी भी कीचड़ होता है। कीचड़ का मतलब क्या होता है? कीचड़ पंख, पंकिल यानी कीचड़ से सना हुआ, और कर्दम यानी मैं लग गया ना, अब कर्दम मैं लग गया तो कीचड़, और पैर लग जाएगा तो कामदेव हो जाएगा। देखिए ये रहा। अब है कामदेव की, बहुत बार पूछा जाता है कामदेव का, तो इतना पूछा जाता है कि आरपीसी थकती नहीं है। अब देखो रिट वाले क्या करते हैं, मन्मथ, मकरध्वज, पंचर, करदप, प्रद्युम्न। हाँ जी, अभी वित्त आयोग के सदस्य बन गए ना, नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रद्युम्न, यही वही प्रद्युम्न जी है यहाँ पे। और क्या है? अगला शब्द क्या है? समर, स्मर। हाँ, अर्जुन, भारत, गुड़ाकेश, धनंजय, पार्थ, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ मैंने वही दिए हैं जो ज़्यादातर आप लोगों को पता नहीं है और जो पूछे जाते हैं। और एक है अर्जन। अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करना, पाना। अर्जुन और अर्जन देखो दिखने में सेम लग रहे हैं ना, लेकिन अर्थ अलग अलग है। इनको क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। परिभाषा भी इसी में छुपी हुई है। अध्यापिका, अध्यापायित्री, गुरुवाणी, गुरुआणी, आणी है आणी, वाणी नहीं आणी है। एक होता है गुरुवाणी, गुरु की वाणी, एक होता है गुरुवाणी, है ना, गुरु देने वाली, ज्ञान देने वाली। अध्यापक, अवबोधक, अवबोधक, बिल्कुल साहब, आप टीचर आपको ज्ञान कराएगा उसको बोलते हैं अवबोध, है ना, बोध कराना, अवबोध। बोध का मतलब ज्ञान। अर्थचीन, अवराचीन, सॉरी अवराचीन यानी नवीन, आधुनिक, वर्तमानकालिक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन बोली थी ना आपको तत्सम तद्भव कराते समय कि तद्भव का तद्भव में ही उत्तर देना है और तत्सम का तत्सम में ही उत्तर देना है। अगर विलोम शब्द पूछे तो याद रखिएगा मेरी ये बात, अगर विलोम शब्द पूछे तो तद्भव का तत्सम में, याद रखेंगे ना आप, भूलेंगे तो नहीं। चलिए, अवराचीन का क्या कर देंगे? प्राचीन, प्राचीन यानी पुराना, अवराचीन यानी नया,
और नए का क्या क्या मतलब होता है? नवीन होता है, आधुनिक होता है, वर्तमान होता है ना, नव भी होता है। अब अरण्य, विपिन, अरण्य का मतलब यहाँ जंगल से होता है, जंगल। हाँ, कानन, बहुत सारे लिखे हैं लेकिन मैंने कहा वही चीज़ लिखा है ना, ज़्यादा कचरा करने से क्या मतलब है। आगे देखिए, अंधा, सूरदास, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होता है, केवल प्रज्ञा आ जाए तो बुद्धि, प्रज्ञा चक्षु। बिल्कुल, जो अंधा होता है ना वो अपने प्रज्ञा चक्षु, अपनी बुद्धि यानी बुद्धि के नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र, उन्हीं से देखता है वो। आँख, अक्षी, दृग, ये तो सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। आम्र, रसाल, पिक वल्लभ, बिल्कुल अंडरलाइन करें आप, सहकार। हाँ, आम्र का मतलब रसाल, पिक वल्लभ सहकार। आंसू, नेत्रवारी। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? आंसू का क्या पढ़ा था, ध्यान है आपको? नहीं पढ़ा? अश्रु, अश्रु भी तो होता ना, तसम। आधार, बुनियाद, मूल, अवलंब, सहारा, है ना। अवलंब, मुझे आपका ही आधार है, बोलते ना, मुझे आपका ही आधार है ना। प्रभु मैं तो तेरे अवलंब में खड़ा हूँ, है ना, प्रभु मैं तो तेरे अवलंब में हूँ, ऐसे। मूल, मूल यानी मूल, जो जड़ है, जिसका मूल आधार क्या बोलते हैं हम ऐसे बोलते हैं मूल आधार, साथ में बोलते हैं मूल आधार। मूल आधार क्या है, ऐसे बोलते हैं ना, मूलाधार, वही आधार है ये। आलसी, आलसी का होता है काहिल, है ना। निरुधर्मी, ठलुआ, ठलुआ, निरुधमी, जो कोई धंधा नहीं करता है, जो काम नहीं करता है। निरुद्ध यानी निर का मतलब, अब देखिए ये शब्द है निरुधर्मी, तो यहाँ बन गया निर, मैंने करवा रखे ना आपको, उपसर्ग करवाए थे ना, निर प्लस उद्यमी, है ना, यानी उद्यम से रहित, इसका मतलब होता है रहित, ये निर, उपसर्ग है निर। ठलुआ, बोलते ना क्या ठलुआ है क्या, यानी कोई काम नहीं है, ठला बैठा रहता है, कोई काम नहीं है। आकाशगंगा, आकाशगंगा, हाँ साहब, आसमान को जो तारों वाली होती है ना उसको बोलते हैं आकाशगंगा, जिसमें तारे चमकते हैं। मंदाकिनी भी बोलते हैं, नभो नदी, नभगंगा, सुर नदी, ये सारे आते हैं, रट लेना आप इनको। तो देखिए मैं नहीं कराना चाहती थी ये, लेकिन कई सारे बच्चों ने बोला कि मैम इम्पोर्टेंट तो दे दीजिए कहीं से भी, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। और आप लोग जितना जल्दी हो सके, आप मेरे पर डिपेंड नहीं रहिए, आप करिए, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं वीडियो डाल दूँगी, और आप इसको चलते फिरते सोते टाइम में जैसे भी आप बोर हो कभी तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आकाशगंगा, मंदाकिनी है, नभोनिधि है, नभगंगा है, सुर नदी है। आंधी, आंधी होती प्रभंजन, है ना, प्रभंजन। देखिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको कुछ साफ नहीं दिखाई दे तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन ले। महावात, महावात होता है इसका मतलब, आंधी का मतलब। एक आवाज़, आवाज़, रव, ध्वनि, नाद, घोष, है ना, घोष भी होता है एक शब्द। और इंद्राणी, पोलोमी। एक बार है ना, मैंने किसी लड़की का नाम सुना था पोलोमी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, फिर मैं सोचती थी यार पोलोमी का अर्थ क्या होता है। तब से फिर मैं डिक्शनरी देखने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि अगर किसी का नाम रखे ना तो उसका अर्थ ज़रूर पता होना चाहिए। हम ऐसे ही रख देते हैं किन्या, मिन्या, पन्या, लल्या, सुन्यार और लल्यार, ऐसे रख देते हैं। क्या अर्थ होता है इनका? कोई अर्थ नहीं होता। आप नाम रखिए अच्छे अर्थ, जो अच्छा अर्थ दे। इंद्राणी, है ना, इंद्र की पत्नी है इंद्राणी। और महेंद्री, मधवानी, हाँ ये भी नाम है साहब, मधवानी, इंद्र। अब देखिए मैंने दोनों के साथ साथ दे दिए। शत, क्या है? शतमन्यु, शतमन्यु। महेंद्र, मधवा, मेघों की बरसात करने वाला मघवा, महेंद्र। महा प्लस इंद्र है ना। और ब्रजधर, कौशिक भी इंद्र को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल आप कहीं हाथे पे लटका लें इनको, अटका ले, लटका ले, जो भी आपकी इच्छा हो। अब देखिए मेंढक, मैं बोल रही हूँ, अगर आपको ये मेरा कुछ वीडियो के आगे आपको दिखाई नहीं दे, मैं बोल रही हूँ मेंढक का। भेक, वर्षाभू, दरदुर, मंडुक, सुने आपने? हाँ साहब, भेक,
वर्षाबु, दरदुर, मंडूक, और एक ऑप्शन और दे देगा, फिर कहेगा मेंढक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अटक जाओगे, है ना। तो रट लो साहब। मैं ये सारे टॉपिक नहीं करवाती हूँ, बिल्कुल आप यकीन मानिए। ये आपको खुद को पढ़ने होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी रिक्वेस्ट मैं टाल नहीं सकी, है ना। वो फ़ोन पे बात हो नहीं पाती है बिल्कुल, क्योंकि दिन भर क्लासें रहती हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो फिर नहीं ले पाते हैं हम लोग, फ़ोन अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग अभी थोड़ा इसी से काम चलाइए। हाँ, व्हाट्सअप मैसेज में ज़रूर देख लेती हूँ, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल कमेंट में व्हाट्सअप पे कर दीजिए। अब आप लोगों की शिकायत होगी कि मैडम हमारे पास तो नंबर ही नहीं है। जी बिल्कुल, नंबर इसलिए नहीं देते हैं कि फिर वो अनर्गल बातें ज़्यादा होती हैं उनमें। चलिए, भोर, कलापी, मोर है, मोर, मोर का मतलब कलापी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, ये है मोर। सारंग होता है साहब इसका, हाँ ये सारंग मैंने लिखा है, नहीं है सारंग, नोट कर लीजिए आप। और कलापी, हाँ कलापी, और एक होता है ध्वजी, उसके सिर पर वो होती है ना मोर पंख ध्वजा के समान, इसलिए इसको ध्वजी बोला जाता है। और ये तरह तरह की कलाएं करता है, इसलिए कलापी बोला जाता है। और सारंग इसलिए बोला जाता है कि इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है। और देखिए नीलकंठ, इसका नीला नीला कंठ होता है ना, इसलिए बोलते हैं नीलकंठ। और बोलते हैं इसको शिखंडी, हाँ इतने सारे होते हैं, शिखंडी, नीलकंठ। लिख लिया आपने, वापस बोल रही हूँ मैं, मोर का, सारंग, कलापी, ध्वजी, नीलकंठ, शिखंडी, है ना, ये इतने सारे होते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रही हूँ मैं। अब देखिए कलह प्रिया किसको कहते हैं, मीना को कलह प्रिया बोलते हैं। मधुर लापा, त्रिलोचना, सारिका, ये सारे तो दिख जाएंगे ना आपको, यहाँ पे दिख जाएंगे ना, ये देखिए मैंने जूम कर दिया, ये लो साहब दिख जाएंगे। चलिए अभी और इम्पोर्टेंट बताऊंगी एंड में, आप अंत तक देखें। लंबा हो जाएगा लेकिन आपको एक ही जगह सारा मैटर मिल जाएगा। ओट, हम होठ बोलते हैं जो कि गलत होता है, ओट होता है शुद्ध शब्द। अधर, और ये देखिए होठ, बोला तो जाता है, अर्थ तो इसका यही है ना, दंत छद, दंत छद, दंत छद, रदन छद, है ना, ये होता है। दंतुर, बिल्कुल ये भी होता है। चंदन, मलयज, संदल, श्रीखंड, गंधसार, चांदनी का, कौमुदी, जुन्हाई, ज्योत्सना भी होता है, लिखा नहीं है मैंने, ज्योत्सना। और ज्योत्सना कई बार शब्द शुद्धि में पूछते हैं, जो ये तय आएगा भाई यहाँ पे आधा, और ये ना, ज्योत्सना, ये तय भी आधा आएगा, और स भी आधा आ जाएगा, और ये जय भी आधा आ जाएगा। हाँ साहब, तीनों आधे आएंगे, बहुत बार पूछा जाता है। आरपीएससी तो इस शब्द के पीछे पड़ी हुई है। कबूतर का, पारावत, परेवा, रक्तलोचन, हारित, हासी। और कबूतरी का क्या होता है, कपोती, कपोत भी होता है इसका। अभी एक जगह में कविता पढ़ रही थी, बहुत अच्छी कविता थी, तो वहाँ लिखा हुआ था कि कपोती बैठी अपना राग सुना रही थी, गुटरगु वाला। तो मुझे लगा कपोती क्या होता है, एकदम से ध्यान आया, हाँ कपोत की पत्नी, कपोती। अब आप वो कपोती सपोती वाला, वो कपोत सपोत वाले मत लगा लेना यहाँ पे। तो पारावात, परेवा, रक्तलोचन, बहुत बार ये रक्तलोचन के लिए पूछा जाता है, बहुत बार रक्तलोचन के लिए पूछा जाता है। अभी एक और आएगा, उसका भी लोचन से संबंधित है, तो दोनों को आप रट लेना, कहीं लिख लेना। रक्तलोचन यानी कबूतर का है। तोता, कीर, दाड़िम प्रिय, सुग्गा, ये तो सबको याद होगा, लेकिन ये कीर आपको अटका देगा, क्योंकि मोर का क्या होता है, केकी होता है। मैंने लिखा ही नहीं था, क्योंकि मैंने इसके साथ यहाँ इसको बताना था। केकी मतलब मोर, और कीर मतलब तोता। आगे देखिए, कोयल, श्यामा, मदन शलाका, बासंत, बिल्कुल ये दो शब्द रट लें आप। अब देखिए किरण, मयूख, मरीचि, अंशु, कर, केतु। और किरण क्या होती है, जो सूर्य की जो निकलती है ना किरणें, प्रकाश, उसको बोलते हैं किरण, छोटी छोटी किरणें निकलती है, ये होती है मयूख, मरीचि। अब ये मरीचा आप शब्द आ जाएगा, देखिए अब थोड़ा फंसाऊँ आपको, थोड़ा सा भ्रमित करूँ। ये आता है एक तो मारिच,
और एक शब्द आ जाएगा मरीचि, ये वाला मरीचि जो इसमें दे रखा है, ठीक है। इसका तो वो है जो राम जी ने सीता के कहने पर राम जी लाने के लिए दौड़े थे, हाँ, वन में। उसके बाद तो सीता जी का अपहरण हो गया। ये वो मारीच है, मारीच जो मृग के रूप में, राक्षस के रूप में मृग बन के घूम रहा था। याद आया कुछ? ऐसे याद कर लेना। और ये मरीचि, इसका मतलब होता है किरण। देखिए ये रहा यहाँ पे, ठीक। चले आगे। कली, मुकुल, कलिका, गुच्चा, कोरख, पंखुड़ी। एक सीरियल आता था पंखुड़ी, है ना, तो उससे याद कर लेना कि कलिका है ये। कलिका, गुच्चा और वो मुकुल, ये सारे शब्द हैं कली के। कल्पवृक्ष, मंदार, पारिजात। मैं स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद रह जाए ये। मुझे पंखुड़ी नाम बताने की क्या ज़रूरत है, आपको पता नहीं है क्या कि पंखुड़ियाँ, बहुत सी पंखुड़ियाँ, एक पुष्प की जो ढेर सारी पत्तियाँ होती है उसको पंखुड़ियाँ बोलते हैं। मुझे क्यों याद दिलाना पड़ा कि एक सीरियल में मैंने इसका एक लड़की का नाम था, ताकि आपको याद रह जाए। और याद क्यों रह जाए? क्योंकि हमें इसके साथ साथ में मुकुल को भी याद करना है, कलिका को भी याद करना है, गुंचा को भी याद करना है, कोरख को भी याद करना है। हाँ, इसीलिए पंखुड़ी है ये सारी। ये एक समझ लीजिए, ये एक फूल है और ये इसकी सारी की सारी पंखुड़ियाँ हैं। अब याद हो जाएगा। अच्छा, मंदार और पारिजात, आपको मालूम है कृष्ण भगवान से सत्यभामा ने जिद कर ली थी कि पारिजात का वृक्ष मेरे लिए भी लेके आओ। हालांकि लगाया तो था सत्यभामा के कक्ष के सामने ही, महल के सामने ही, लेकिन उसके फूल कहाँ गिरते थे? रुक्मिणी के महल के बाहर। तो सत्यभामा चिढ़ गई और उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी पारिजात लेके आओ, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है ना। और ये ऐसा पौधा रहता है, ये सब ऐसा वृक्ष रहता है कि इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। तो ये इंद्र के वहाँ था, तो इंद्र से युद्ध करके भगवान लेके आए थे, विष्णु भगवान लाए थे। कस्तूरी, मृगमद, मदलता, मृगनाभि, ठीक है, मृगनाभि, हाँ जी, याद आया कुछ? मृग की नाभि में क्या बसता है? कस्तूरी बसता है। तो ये मृग, मद, लता, मृगनाभि, क्लियर। कुत्ता, कुकुर, सुनक, सारमेय। जो आपको याद नहीं हो ना, आप उसको बार बार देखें। मैं क्या कह रही हूँ, जो शब्द आपको याद नहीं हो, जैसे मुझे सारमेय नाम मैंने नया सुना, तो मुझे 3-4 बार इसको बोला, मुझे याद हो गया। आप भी ऐसा करो, जो भी शब्द हो आप 2-2, 3-3 बार इसको अपने मुख से रिवाइज करो, वहाँ अपने आप आपको ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि मैम ने क्लास में बताया था। और आपका यकीन मानिए, इस टॉपिक में से आपके 2-4 प्रश्न तो बिल्कुल सही होंगे ही होंगे, बिल्कुल। अदर भी होंगे, जैसे अगर युग्म शब्द आया तो वो भी क्लियर होगा, शुद्ध अशुद्ध वाला भी क्लियर हो जाएगा, अनेकार्थी भी हो जाएगा। कितने सारी चीज़ें एक साथ आपको देखने को मिल रही है। कुबेर, किन्नर, किन्नरेश, श्रीद, धनद, धनादिप। अब ये मत पूछना है मैडम कुबेर क्या होता है। अरे भाई, कुबेर जी महाराज होते हैं, हम दिवाली पर पूजा करते हैं ना कुबेर महाराज की, धन के देवता कुबेर। क्या तुझे कुबेर का खजाना मिल गया क्या? कभी कई बार पूछते ना, अरे क्या हुआ, कुबेर का खजाना मिल गया क्या? धनद, धन देने वाला, धनादिप, जो धनों का आदिप है, किन्नरेश, है ना, बोला जाता है। श्रीद, लक्ष्मी को देने वाले, श्रीद, श्री का मतलब लक्ष्मी होता है। हर शब्द का अर्थ है बच्चों, हर शब्द का। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, समय की भी है। देखो कितना समय हो गया है, लेकिन आप पूरा देखना। अब आपको एंड में 2-4 चीज़ें और अच्छी बताऊंगी यहीं पे। केला, कदली, रंबा, बानुफल, ठीक है, कोवा, वायस, एकाक्ष, हाँ जी, एकाक्ष से देखता है कौवा, करट। जैसे वो एक कौन सा पक्षी है, एक पैर पर खड़ा रहता है, सोता नहीं है, याद करो। कंदरा, कंदरा का मतलब होता है गुहा, खो है, गहर, गुफा। और क्या होता है, ये जो पहले के लोग रहते थे ना, ये गुफाओं में छुपते थे, ये गहर, गहवर बोलते हैं, गहवर। ये वह इसमें, ये देखो आ गया ना, वो वाला है, ये वह इसमें छुपा हुआ है, गहवर। किनारा, चोर, पुलिन, पुलिन, ये देखो पुलिन। पुल का इन यानी किनारा होता है ना, छोर, अंतिम छोर बोलते हैं। गरुड़, खगेश्वर,
वेनते, वेनते, ये देखो वेनते, गरुड़। सर्पारी, सर्पों का शत्रु, नहीं है क्या? अरे अभी फिर से याद दिलाना पड़ेगा। रामायण में गरुड़ भगवान ने नागपास नहीं काटे थे क्या, जब उनको शक्तिवाण लगाया था मेघनाद ने लक्ष्मण जी को, है ना? तब कौन आए थे? गरुड़ पक्षी तो आए थे। आपको के दुश्मन है ये नागोगांत करने वाले। वेनते, खगेश्वर, सारे पक्षियों के ईश्वर, हाँ, सर्वश्रेष्ठ है सभी पक्षियों में। चोर, आ हा, मोशक, मूसक तो चूहा, देखिए बड़ा अच्छा शब्द है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, इस तरह से आता है ना जब। एक तो होता है मूषक, इसका मतलब तो होता है चूहा। देखो ये भी च से शुरू, ये भी च से शुरू, ये भी म से शुरू, ये भी मो से शुरू, क्लियर? मोशक। और मोशन मत कर देना आप एग्जाम के टेंशन में। मछली, जंश, जश, मछली, जश, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है जश। शफरी, है ना? अंडब, अंडभण, क्या लिखा हुआ है? हाँ, अंडभण, बिल्कुल साहब। ये एक ही बार में बहुत सारे अंडे दे देती है, तभी देखते हो ना आप तालाब में एक मछली बहुत सारी मछलियों को जन्म दे देती है, तभी तो पूरा पानी गंदा हो जाता है। मोक्ष, कैवल्य, कैवल्य ज्ञान कहते हैं ना, कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। निर्वाण, जैनियों में बोला जाता है इस शब्द को। अपवर्ग, सदगति। अच्छा, यहाँ भी मुझे एक चौपाई आ गई। तात, तुला, अपवर्ग, सब, धरी तुला, धरी तुला एक अंग, तुलन ताई मिले सुखी लवलंग, ऐसे कुछ शब्द है, चौपाई है ये, सुंदरकांड की चौपाइयाँ हैं ये। मुर्गा, ताम्रचूड़, ताम्रचूड़, जिसके सिर पर, है ना, ताम्रचूड़। चरणायुद्ध, अरुण शिखा, अरुण शिखा, ये याद कर लेना आप, इम्पोर्टेंट कर लेना भाई इसको भी, मुर्गे को भी। मदिरा, हाला, आसव, सोम। आपके कवि भी हैं क्या ऐसा ही वालों? कवि है क्या? तो कवि बच्चन जी है ना, जो हालावादी कवि थे, हिंदी के कवि है बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, वो हालावादी कवि थे, है ना? यानी वो बिल्कुल लय में गाते थे एकदम, हालावादी। हाला का मतलब शराब है यहाँ पे। सोम, आसव, ये सब सर आपके हैं। महक, परिमल, सुवास, किसी का नाम सुना है ना परिमल, यानी उसका नाम खुशबू देने वाला है। महक आ रही है भाई, खुशबू आ रही है। अगर मैं कह दूँ महक आ रही है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, अगर मैं कहूँ परिमल आ रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा। बाण, शर, पहले हमने बाण रखने वाला पढ़ा था, अब हम बाण पढ़ेंगे। शर, नाराज, सायक, शिलीमुख, शिलीमुख, ध्यान रखिए शिलीमुख बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है शिलीमुख, शिलीमुख बहुत बार पूछा गया है। भाई साहब थोड़ा रुक जाओ भाई, होने वाला है ये। हाँ जी, अब है विधाता, विरंची, है ना, विरंची विधाता, ब्रह्मा भी बोलते हैं भैया, मैंने लिखा नहीं है, मैं बोल रही हूँ ब्रह्मा। दर्पण, एक होता आदर्श, अपना आदर्श खुद बनिए, यानी अपने आप को दर्पण में देखिए और अपना आदर्श खुद बनिए। आपको नींद आनी चाहिए अच्छे से, जब आपकी पढ़ाई हो जाएगी ना आपको नींद आएगी, जिस दिन आप नहीं पढ़ के सोएंगे ना आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, बिल्कुल, ये मेरा अनुभव भी है। अब तक पढ़ के सोते हैं तब जाके नींद आती है। मुकुर, क्या शब्द है? मुकुर, हाँ जी, निज मन मुकुर सुधारी। आरसी, हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़ोगे आप जब एक एक चीज़ को डीप में जाके पढ़ेंगे ना, ये चीज़ें मुहावरों में भी मिलेगी आपको, ये चीज़ आपको कविताओं में, पद्यांश, गद्यांश, संस्कृत के शब्दों में, ये आपके अनिकार्ती, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द सब में मिलेगी ये। थोड़ा सा और है, देख लेते हैं। प्रभा है, थोड़े से और रहे हैं, 10-15 और हैं, कर लेते हैं इनको, फिर आपको शायद अब त्यौहार आ रहे हैं, 2-3 दिन वीडियो नहीं मिले, फिर एक साथ 2-3 टॉपिक एक साथ डाल दूँगी, तब तक आपका कोर्स हो जाएगा। अच्छा, अब वृत्ति वगैरह है ये सब, अगर किसी को पढ़ने हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें। हाँ जी, एक तो है पुरुष पक्ष वृत्ति वाच्य, ये SI वालों के टॉपिक हैं कि नहीं है। और एक मैं अब आपको वाक्य पढ़ाऊँगी, अगला टॉपिक वाक्य भी रहेगा मेरे, और एक काल पढ़ाऊँगी मैं आपको, ठीक है।
क्योंकि देखो मैंने विशेषण वगैरह ये करवा चुकी हूँ, मैं सर्वनाम करवा चुकी हूँ, समास भी करीब करीब हो गए हैं। समास नहीं हुए क्या? चलिए देखते हैं। और वाक्य जरूर करवाऊँगी मैं आपको, और मैं आपको परस पक्ष वृत्तिवाच्य ये भी पॉसिबल होगा तो मैं करवा दूँगी। वाक्य जरूर कराऊंगी क्योंकि वाक्य से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आपके अलंकार भी हैं, राजस्थानी कहावतें भी हैं, रस छंद अलंकार काव्य की रीतियाँ है क्या आपके ये? अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं धीरे धीरे करवा कोशिश करूँगी, ठीक है। आगे चलिए इनमें पढ़े। प्रभा, द्युति, चमक, आभा, छवि, ब्राह्मण, द्विज। देखो दो बार जन्म लेने वाला होता है द्विज, ठीक है ना। जैसे ब्राह्मण है, विपुर, ब्राह्मण के तो यहाँ आगे द्विज, विप्र, भूसुर और बाभन, ठीक है ना। और जो 2 बार जन्म लेते हैं ना, जैसे अंडा, है ना, नोट कर लीजिए, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि जहाँ जहाँ जैसे शब्द आएगा मैं लिखूँ। जैसे है अंडा, पक्षी अंडे से होता है ना, तो एक पक्षी का 2 बार जन्म हो गया, एक बार तो अंडा बन के और एक बार पक्षी बन के, ठीक है। इसी तरह से देख लिए बालों को भी करते हैं, दांत 2 बार आते हैं, नाखून आते हैं नहीं, नाखून, और ये 2 बार होते हैं, ये द्विज है ये। और ब्राह्मण, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्विज में कौन कौन से सुमेलित हैं या असुमेलित बताइए, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, अंडा, बाल, दांत, द्विज, है ना, ब्राह्मण, ये सब हैं द्विज हैं, ये 2 बार जन्म ले। भ्रमरा, बिल्कुल। और एक और शब्द है, माइंड से स्लिप हो गया। व्यास को बोलते हैं देपायन, बादल, अब्र, वारी वाह है, याद हो जाएगा। किसी की हम तारीफ करते तो बोलते ना वारी वाह। सज्जला, है ना, जल से सहित। पवित्र, पुनीत, पूत, अब देखिए ये पूत, पवित्र, विशुद्ध, है ना। और पवित्रा, पुनीता हो गई, पूता हो गई, विशुद्ध हो गई, इसको स्त्रीलिंग बना लो। बंदर, बहुत बार आता भाई साहब ये। शाखा मृग, मरकट, हरि के बहुत सारे मिलेंगे आपको, हरि के बहुत सारे मिलेंगे भैया। हरि, विष्णु को, बंदर को, वानर को, है ना। भगवान के लिए आया है ये हरि यहाँ पे, और यहाँ बंदर का है। भौरा, चंचरीक, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट लगा ले इसको तो आप। चंचरीक, द्विरेप, मिलिंद, आवाज़ भी उसकी आती है, घूमता ना वो। सारंग, ये सारंग इसका भी आ गया। भृंग, अली। अच्छा, सारंग के कितने सारे हैं, मैं करवा दूँ आपको सारंग के, हैं? या कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताए प्लीज़ दोस्तों, आप लिख के बताएं। आप देखेंगे तो आपको ढेर सारे और मिलेंगे, आप मुझे सारंग के लिख के बताएं, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगी। अच्छा, पृथ्वी, रसा, अवनी, रत्न गर्भा, अचला, पंडित, कोविद कहते हैं पंडित को अपने, वो रामनाथ कोविंद नहीं है यहाँ पे, हैं? कौन है रामनाथ कोविंद, है ना। कोविद, पंडित। सुधी, बुद्ध, मनीषी, ठीक है, मनीषी पंडित के लिए आया यहाँ पे। व्यास भी पंडित को बोलते हैं वैसे। अच्छा, पिता, जनिता, तात, है ना, पिता, जनिता, जन्म देने वाला होता ना, जनक, तात। अच्छा, तात तो हम किसी बड़े को या सम्मान के लिए भी बोला जाता है। हे तात, भाई के लिए भी आ जाएगा। जो भी, जिसका भी हम सम्मान करें वो हमारे पिता तुल्य हो, ध्यान रखें, जिसका भी हम सम्मान करें और वो हमारे पिता तुल्य हो तो हम क्या कहेंगे, तात। क्लियर। अब देखिए आगे, पुत्र, तनय, अपत्य, हमने अपत्यवाचक पढ़े ना, देख लीजिए यहाँ पे संतान आ गई। सुत, नंदन, तनुज, तनया, पुत्रिका। अब देखो यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो सब पे आ मात्रा लगा दो। हाँ जी, तनय का तनिया, अपत्य का अपत्या, ठीक है, सुत का सुता, और नंदन का नंदनी, तनुज का तनुजा, ठीक है। आगे चलिए, वीरांगना, वीर, स्त्री, नारी, और एक होता है वारांगना। देखिए 2 शब्द हैं ये दोनों, मैंने दोनों को यहाँ विशेष स्पेशल में 2 के जोड़े क्यों लाई हूँ, ताकि आपके युग्म शब्द भी क्लियर हो जाए। युग्म शब्द आपको देखने अलग से, है ना। हाँ,
आपको देखने हैं, नहीं समझ में आए कोई तो आप बता दीजिए। ट्रिकली तो अब नहीं समय है, पर फिर भी कोशिश करूँगी, अगर बन जाए तो एक वीडियो डाल दूँगी। देखिए वीरांगना, वीर नारी, वारांगना, हाँ ये थोड़ा सा कि शब्द अलग है इसके। जैसे देखो नगर वधू, और सही से पूछो तो जैसे वेश्या के लिए आता है, जैसे रूपजीवा, गणिका, भोग्या, मंगलामुखी, वार स्त्री, है ना, नगर वधू, जो पूरे नगर की वधू रहती है, किसी की भी वधू बन जाती है। शब्द को समझना ज़रूरी है यहाँ। वारांगना, आपसे वहाँ ये सारे शब्द नहीं पूछे जाएंगे कि वारांगना का अर्थ क्या है। आपसे पूछा जाएगा वीरांगना शब्द के अर्थ नहीं है, है ना, वीरांगना शब्द का अर्थ नहीं है, इनमें से गलत युग्म कौन सा है। और अगर आ गया एक भी शब्द, रूप जीवा दे दिया, वीर नारी दे दिया, वीर नारी, शतराणी, है ना, हाड़ी रानी, और फिर एक शब्द डाल दिया गणिका या मंगलामुखी या वार स्त्री या नगरवधु, कोई भी इनमें से एक शब्द आपके डाल दिया, इनमें से कोई भी एक शब्द वीरांगना के साथ डाल दिया, तो कितने बुरे फंसोगे आप। आपको ये अंदाज़ा नहीं है। अरे भाई, एक प्रश्न के लिए हज़ारों की लाइन खड़ी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मेरा यहाँ स्त्रियों के, कोई भी स्त्री जो भी देख रही होगी, जो सुन रहे होंगे, वो सोचेंगे कि मैम क्या स्त्री जाति की यहाँ क्या व्याख्या कर रही है। नहीं, मेरा ऐसा उचित नहीं है यहाँ पे। आप मेरा मतलब अलग से ना ले, मैं सिर्फ यहाँ आपको समझा रही हूँ कि इन सारे शब्दों में से मैंने ये जो शब्द लिखना, ये कितना अजीब सा है ना, रबिश लैंग्वेज है ये। हाँ, लेकिन अगर इस शब्द से हमें इसके अर्थ पता लग रहे हैं ना, आपको तो पता भी नहीं होगा किसी को कि ये सारे शब्द वारांगना के लिए। आप तो वारांगना को भी अच्छे समझते होंगे। नहीं साहब, हाँ मैं मानती हूँ सारी स्त्रियाँ अच्छी होती है, या मैं स्त्री विमर्श के बारे में यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे जो भी शब्द दे रखे हैं, उसमें से एक भी वीरांगना के साथ दे दिया और पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा गलत है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। आप समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। सुमिलित करने वाले में, या अशुद्ध है उनमें, या फिर इनसे भिन्न अर्थ वाला शब्द है, ऐसा करके प्रश्न पूछा जा सकता है ना, तो बड़े काम की चीज़ है ना। चलिए, कैसा लगा आपको ये प्रश्न, आगे चले। रात्रि, निशा, क्षपा, निशित, विभावरी। अब देखिए, ये जो निशित है ना, ये बोलते हैं जो रात का जो दूसरा तीसरा पैर रहता है ना, आधी रात, उसके लिए आता है ये। विभावरी पूरी गहरी रात। क्षपा रात के लिए आता है, निशा भी रात के लिए आता है। आप बोलते ना गोधूली बिला, होती तो शाम ही है, फिर गोधूली बिला काहे को बोलते हैं? होती तो शाम ही है। अच्छा, सुबह होता है, फिर जैसे उषा, प्रातः, ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, अपना हर एक शब्द का अपना अलग महत्व है, शब्दों की महिमा है साहब। ये हिंदी है, नहीं लगाओगे तो बिंदी अलग से लग जाएगी। राका, पूर्णिमा, पूर्णमासी। लहर, बिल्कुल पूछा जाता बार बार। तरंग है, उर्मी है, वीची, बोलते हैं ना इसको कितनी लहर आ रही है, कितनी तरंग आ रही है इसको, तो उसको ऐसे थोड़ा कि वीची, कितनी वीची आ रही है, कितनी उर्मी आ रही है। ये शब्द ऐसे हैं कि हम जिनको बोलते हैं उनका तो पता नहीं रहता, जिनको हम नहीं बोलते पता ही नहीं रहता। वज्र, अश्नि, कुलिश, दम्भोली, पवी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप तो देखना कि आपको कितनी छूटे, इसलिए मैंने सारे लिखाए हैं। विष, गरल, कालकूट, हलाहल, माहुर, हलाहल, कालकूट, गरल, ये सारे विषय। जहर, है ना, जहर भी विषय है। आगे देखिए, विद्या, हुनर, इल्म, सरस्वती, ज्ञान। सरस्वती का मतलब भी विद्या होता है, ज्ञान होता है। और हुनर, हम बोलते हैं ना कुछ हुनर का काम सीख लो पढ़ाई के साथ साथ, ताकि आजीविका का साधन भी हो जाए। बच्चे जब 27-28 साल तक कंपटीशन देते हैं ना, उनको लगने लग जाता है कि हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे, हमें पढ़ाई के साथ साथ हुनर का काम भी सीख लेना चाहिए। बात याद आ गई, कई सारे बच्चे कोरोना की वजह से और पिछड़ गए हैं, और मैं जब से शायद ये कंपटीशन लाइन टफ से टफ होता जा रहा है, और
जहाँ तक समझ की बात है तो मेरा अनुभव ये कहता है कि 12वीं के बाद में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर आपको लगे कि आप दिन रात इसमें खट सकते हैं, इसी के बारे में सोचते हैं, उठे तो पढ़ें, बैठे तो पढ़ें, कहीं आना जाना नहीं, कुछ भी नहीं, एक जुनून बन जाए, तब तो आपकी नौकरी लग सकती है। और अगर आपको लगे ना कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो ध्यान देना उन लोगों के लिए। बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? पढ़ने के चक्कर में, पढ़ने की आड़ में अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और खुद को भी धोखा दे रहे हैं। मैं माता पिता के लिए नहीं कहूँगी, यहाँ पे माता पिता तो अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी उन बच्चों से कि वो साथ में हुनर का काम ज़रूर सीख ले, ताकि जब लगे ना कि अब हमसे पढ़ाई नहीं हो रही तो तुरंत उस काम को शुरू कर दें। ठीक है, आगे देखें। वक्र यानी टेढ़ा, तिर्यक, तिरछा। कृष्ण भगवान ऐसे तो ऐसे है ना, त्रिभंगिमा बोलते ना उनको, त्रिभंगिमा इसीलिए तो बोला जाता है कि वो टेढ़े होते हैं। अब देखिए आली, आली शब्द क्या है? सखी, सेरंद्री, सहचरी, रजनी, अली। एक शब्द सुना होगा। इतनी देर तो मैं रामायण ये हनुमान चालीसा ये बोल रही थी, अब मैं महाभारत का नाम ले रही हूँ, आपको याद हो जाएगा। आपको पता है द्रौपदी का नाम है सेरंद्री, है ना। सेरंद्री बन के नाम, सेरंद्री नाम रख के वो उर्वशी की वो बनी थी दासी। याद आया कुछ? पांडवों के अज्ञातवास में जब खुद ना अर्जुन तो उर्वशी को नृत्य सिखाने वाले बने थे और सेरंद्री का नाम धारण करके द्रौपदी बनी थी। आई थिंक शायद यही नाम है, सेरंद्री है। आप और देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई रसोई वाला बना था और कोई क्या बना था। ये सारे जने उस एक ही राज्य में, एक ही महल में बन कर रह रहे थे। तो याद हो जाएगा आपको सेरंद्री, ठीक है। अब दे वीडियो को विराम, या कुछ ये 3-4 शब्द और हैं, इनको देख लेते हैं। शुद्ध अशुद्ध वाले हैं, ये देखना आपको। अब जो मैं स्टार्टिंग में जो मैंने बात कही थी ना, तत्सम से तत्सम ठीक होंगे, तद्भव से तद्भव ठीक होंगे। देखिए शुद्ध शब्द क्या है, ये देख लिए, संप्रभुता। देखिए माइनर सा फर्क है, आप देखो कहाँ पे है, देखो आप कहाँ पता लगेगा आपको। संप्रभुता, ये देखो इस तय में ये डबल तय नहीं है, यहाँ पे देखो ये हल्का सा डबल तय लग रहा है ना यहाँ पे। ये आपका क्या है, देखो आप देख लो, अशुद्ध है ये, डबल तय, बिल्कुल आभास भी नहीं होगा। इसी तरह से इसमें देखो प्रत्युत्न, यहाँ पे डबल न है, देखो आप, ये डबल न है, ये न डबल है यहाँ पे सिंगल है, तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है। सूझबूझ, हाँ आपको पता भी नहीं लगेगा। आरपीएससी आपको अंधा कर देगी देखते हुए को अंधा बनाती है आरपीएससी। ऐसा ही वालों, रीट वालों थोड़ा ध्यान दो। ये जय नहीं आएगा यहाँ पे, ये वाला जय आएगा, दोनों में ये जय आएगा। झंडा, ये देखो गड्ढा, ये सही है, हैं? यहाँ बिंदी लगी हुई है, बिंदी नहीं आएगी भाई साहब। गत्यावरोध कोई शब्द नहीं होता, गत्यवरोध होता है, यन संधि का नियम लगेगा यहाँ पे। ये देखो प्रज्वलित में डबल जे आएगा, प्रज्वलित में क्या आएगा, उज्ज्वल, है ना। उज्ज्वल पढ़ा है ना आपने, ऐसे दोनों ही, ये देखो। और संधि करेंगे तो उत प्लस ज्वल होगा। लजन डटच बताया था ना मैंने आपको नियम। अरे भाई मैंने उपसर्ग कराए तो मैंने संधि के नियम भी, मैंने आधी संधि तो उपसर्ग में करवा दी आपको। अगर कोई नया बच्चा यहाँ देख रहा है, कोई नया महानुभव यहाँ देख रहा है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके अपने और टॉपिक क्लियर कर लें। और आप अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। आशीर्वाद लगेगा ही नहीं आपको कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, यहाँ पे लगेगा ही नहीं आपको। ये आशीर्वाद सही है, वह पर बिंदी आएगी, ये तो आशीर्वाद हो जाएगा, हैं? नहीं देख, मात्रा तो यहाँ देखो, इसको देखो आप, और यहाँ देखो, ये स है ना, ये श, इस पे बड़ी मात्रा है, आशीर्वाद। और कई बार ये जो है ना ऐसे भी लिख दिया जाता है, ये इसी पे लगा दिया जाएगा आपके, आशीर्वाद हो जाएगा। आशीर्वाद तो कोई शब्द ही नहीं होता है, नहीं होता है ना, ध्यान रखना है। ये देखो पारितोषिक, ये सही, ये वाला आएगा पारितोषिक में। श्रृंखला, श्रृंगार, ये 2 शब्द ऐसे आएंगे जो कंफ्यूज करेंगे। देखो या तो लगा दो आप ये,
और या लगा दो आप ये दोनों ही शुद्ध है ना। और अगर आप ये भी लगा रहे हो और ये भी लगा रहे हो तो नियम यह कहता है कामता प्रसाद जी गुरु के अकॉर्डिंग कि एक ही खड़ी पाइप पर दो मात्राएं या जो दो एक साथ होते हैं चिन्ह नहीं लगते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सत्य असत्य वाले कथन में पूछा जाएगा। हाँ, कई लोगों के साक्षात्कार होते हैं, उनमें भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि एक ही खड़ी पाइप पर, है ना। जैसे एक शब्द दिया था अभी मैंने पिछली बार, जैसे ये शब्द दिया था मैंने, इस पे 3 मात्रा लगी हुई है ना, 3 मात्रा लगी हुई है, क्यों? ये है दुर प्लस देव। तो देव में तो देव का मतलब भाग्य होता है, दुर्देव यानी बुरा भाग्य, है ना। एक होता है, मैंने बता रखा है आपको, कर लिया होगा आपने शायद, एक होता है देव और एक होता है द्वेव। ये तो होता है देवता और ये होता है भाग्य। तो नियम क्या कह रहा है, ये दूर और ये वाला, ये रह है साहब, ये 3 मात्रा नहीं है, ये रह है और दुर्देव यानी बुरा भाग्य। चलिए आगे चलें। तो मैंने क्या कहा, एक खड़ी पाइप पे 2 चिन्ह नहीं लगेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। एक है दुरावस्था और एक है दुर्वस्था। शब्द कौन सा सही है? ये सही है और ये संधि शब्द है। ठीक है, चलिए हो गई क्लास पूरी आज की। सारी चीज़ें दे दी हैं मैंने आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गई मैं आपको, बैटरी भी लो हो रही है। चलिए एक चीज़ और बता देती हूँ। कई बार बाल के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। किसके? बाल के। मैं आपको बता देती हूँ अलग से, जैसे अलक। अब आप लिखते जाना, ठीक है। अलक, एक होता है चूड़, ठीक है ना, और एक होगा केस, लिखते जाइए, केस। और एक होगा कच्च। क्या होगा? कच्च। मैंने पहले भी बताया था शायद आपको, लिख लीजिए, क्योंकि पर्यायवाची शब्द के साथ में आप नोट कर लेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा फास्टली। आपने वहाँ नहीं लिख रहे होंगे, आपने यहाँ लिख लो, कच्च, है ना। एक होता है लट्टे, लट्टे क्या, लट। और क्या होता है? हाँ, वेणी, जूड़ा। ये बालों के ही हैं सब। किसके पर्यायवाची हैं? बालों के ही हैं। और भी बहुत सारे रहते हैं, मैंने करवा रखे हैं पिछली वीडियो में। अब देखिए, केस तो उनको कहते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं, जो हाथ में नहीं आते, जो फौजी कटिंग वाले होते हैं ना, उनके केस देखे आपने, उनके बाल देखे, है ना। रोए भी होते हैं, रोम भी तो होते हैं ना बाल, रोए। क्या होता है? रोए, जो अपने हाथ पैरों पर आते हैं। हाँ साहब। और एक होती है अलके। क्या होती है? अलके, जो कान और गले के बीच में रहती है, अलके। और एक होती है लट्टे, छोटी छोटी जो माथे पे रहती हैं, लट्टे, आगे 2-3 बाल निकल आते हैं, उनको कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि छाती पर जो बाल होते हैं उनको क्या कहते हैं? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में करके बताएं। हाथ वाले बाल को रोम कहते हैं, माथे पर 2-4 लटें आती हैं उनको लट कहते हैं, कान और गर्दन के बीच में आती है उनको अलके कहते हैं। जूड़ा, जो पीछे गोल घुमा के बांधते हैं, चूड़ा शिव जी के सिर के ऊपर आता है ना। चोटी कमर तक होती है, और एक होती है जटाएं, जो ऋषि मुनियों की होती है। ये सारे बालों के ही हैं। तो कोई मुझे बताएगा, जो पुरुषों के होंगे, छाती पर जो बाल होते हैं उनको क्या कहते हैं? अश्लील नहीं है ये, आपको पता होगा, वो हिंदी में आता है, ये संस्कृत में आता है, और कई बार पूछ लिया जाता है केवल बालों के पर्यायवाची शब्द में। अर्थ पूछे नहीं पूछे, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये जो बुक्स किसी के पास नहीं हैं, ये तीनों बुक्स बता देती हूँ मैं आपको फिर से, कहाँ गई? हाँ जी, ये देख लीजिए,
ये मेरी रेफरेंस बुक्स हैं, है ना। किसी को कोई शक, कोई क्वेरी, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो प्लीज़ बताएं, ठीक है। और व्हाट्सएप पे कमेंट्स बॉक्स पे आप कमेंट कर दें, जितना जल्दी होगा आपको घंटे 2 घंटे 1 दिन में शाम तक जवाब मिल जाएगा। पर प्लीज़ दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ, फ़ोन नहीं उठा पाऊँगी, बात नहीं कर पाऊँगी। आप वीडियो देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें पसंद आए तो। और मेरा यही आशीर्वाद है कि आप इसी एग्ज़ाम में निकलें, अपने माता पिता का सपना पूरा करें, अपनी इच्छाएं पूरे करें, है ना। और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिए। नौकरी के मायने क्या होते हैं ये अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दूँ? अच्छा ठीक है, चलिए अगर हो सकेगा तो मैं वीडियो डाल दूँगी, अदरवाइज़ राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। ओके।